Sri Radharamnam Vishate. So today we are going to do revision plus questions of accounts and records in e-bill chapter. तो लेट्स बिगिन। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके जी ड्राइव लिंक के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर आपको मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए या डीटी क्लासेस बुक्स चाहिए तो आप उसके लिए वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो लेट्स बिगिन। तो देखो जीएसटी में बेसिकली आपको क्या कह रखा है कि आपको कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करनी पड़ेंगी, मेंटेन करनी पड़ेंगी। अगर आप क्या हो, एक रजिस्टर्ड पर्सन हो, आप सप्लायर हो, तो आपके लिए कुछ अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिस्क्राइब कर रखे। अगर आप सिर्फ ट्रांसपोर्टर हो या वेयर हाउस ऑपरेटर हो तो उसके केस में आपको थोड़ी अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी। सो हमें डिफरेंट केसेस में हमें बेसिकली देखना है कि किस केस में हमें कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए जीएसटी लॉ प्रिस्क्राइब करता है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले है किसको मेंटेन करनी पड़ेगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और कहां पर मेंटेन करनी पड़ेगी। क्या क्या, एक तो किसको मेंटेन करनी पड़ेगी और कहां पर करनी पड़ेगी। सो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हैज टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कहां पर? अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे भी और अपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पर भी। सो बेसिकली क्या होगा कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है वो उसके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे रहेगी, जो उसके एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है वो उसके एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे रहेगी। सो रिस्पेक्टिव लोकेशंस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिस्पेक्टिव लोकेशन पर रहनी चाहिए। सो अगर एक से ज्यादा प्लेस ऑफ बिजनेस है, आपके सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में प्रिस्क्राइब्ड है, आपने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस भी दिखाया, उसके अलावा कुछ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस भी दिखाई है, तो उनसे रिलेटेड जो अकाउंट्स है वो उन रिस्पेक्टिव प्लेस ऑफ बिजनेस पर रखे जाएंगे। फिर इन केस ऑफ गुड्स लाइक टी, रबर, कॉफी सप्लाइड टू ऑक्शन, प्रिंसिपल या ऑक्शनर या बायर may declare warehouses where such goods are stored as their additional place of business. So ऑक्शन, अगर इन गुड्स का क्या हो रहा है, ऑक्शन हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, ऑक्शन के लिए वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे होगा। सो जो ऑक्शनर वाला पर्सन कर रहा है ना, आप क्या कर सकते हो, उस ऑक्शन वाली प्लेस को अपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की तरह दिखा सकते हो। और फिर आप क्या करोगे, क्योंकि वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आपकी तो है नहीं, सो आप उस केस में क्या करोगे, जहां पर वो ऑक्शन हो रहा है उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस तो दिखा दोगे, लेकिन उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स फिर आपको उस एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जबरदस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपकी प्लेस नहीं है, तो आप वहां पे कैसे मेंटेन करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट। तो उसके केस में उन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया कि आप उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस तो दिखा दे ताकि हम उसका ट्रैक रख पाए, पर उससे रिलेटेड जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो आप अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे आराम से मेंटेन कर सकते हो। सो आप यहाँ पे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में मेंटेन कर लेना। बस आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ आपका जो प्रॉपर ऑफिसर है उसको क्या करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और आप इसके रिगार्डिंग जो आईटीसी वगैरह भी होगा वो भी आप आराम से क्लेम कर सकते हो। If documents, registers or books of accounts of a registered person are found at the premises other than those mentioned in certificate of registration, अगर आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो किसी और प्लेस पे मिलती है, किसी और प्रिमाइसेस में मिलती है, तो भी ये माना जाएगा कि वो आपकी ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। अगर आपसे रिलेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिली है, कहीं पे भी मिले, वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही मानी जाएगी, अनलेस प्रूवन अदरवाइज। तो अगर आप कहते हो कि नहीं ये मेरे से रिलेटेड नहीं है, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट तो डीएम्ड मान लेगा कि आपकी ही है। सो दे आर प्रिज्यूम्ड टू बी मेंटेन्ड बाय सच रजिस्टर्ड पर्सन अनलेस प्रूवन अदरवाइज। Which accounts and records are required to be maintained? कौन कौन से अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन करने, तो किसको मेंटेन करने हैं और कहां पर मेंटेन करने, ये तो हमने समझ लिया। who at at which place, ये तो हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं which accounts are required to be maintained. So a true and correct account of the following is to be maintained. आपको क्या क्या मेंटेन करना पड़ेगा, एक तो आपको बताना पड़ेगा किन गुड्स का आप प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग आपकी क्या इनवर्ड सप्लाई है और आपका क्या फाइनली आउटवर्ड सप्लाई हो रहा है। फिर उससे रिलेटेड आपके पास कितना स्टॉक रखा हुआ है, आपने कितना आईटीसी अवेल किया है, कितना आउटपुट टैक्स पे किया है या पेबल है, और भी अगर कोई पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब किए जाते हैं तो वो सारे। सो आपको क्या करना है, देखो एक तो आप क्या करोगे, गुड्स का प्रोडक्शन करोगे, मैन्युफैक्चरिंग करोगे, फिर उससे रिलेटेड आप क्या रख दोगे, स्टॉक रख दोगे, ठीक है। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड हो गए। उसके अलावा जो आप इनवर्ड सप्लाई ले रहे हो और आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो उसकी इन्फॉर्मेशन, और इनवर्ड सप्लाई पे क्या करोगे, आप आईटीसी क्लेम करोगे, और आउटवर्ड सप्लाई पे क्या करोगे, आप आउटपुट टैक्स पे करोगे। तो ये तीनों पॉइंट्स आपस में इस तरीके से रिलेटेड हो जाएंगे। सो ये तीनों आपको आराम से लर्न हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट नोट क्या दे रखा है, Commissioner can require a specific class of taxable persons to maintain additional books of accounts documents if he believes that a class of taxable person is unable to maintain accounts as per provisions, and he may allow them to maintain books of accounts in a prescribed manner with reasons recorded in writing. So basically क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर सप्लायर वगैरह के केस में, किसी पर्टिकुलर टैक्सेबल पर्सन के केस में अगर कमिश्नर को लगता है कि कुछ एडिशनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मेंटेनेंस जरूरी है, तो वो एडिशनल भी प्रिस्क्राइब कर सकता है। और साथ ही साथ अगर किसी पर्टिकुलर टैक्सेबल पर्सन के केस में कुछ दिक्कतें आ रही है, कुछ डिफिकल्टी फील हो रही है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के इस नॉर्मल मैनर के मेंटेनेंस में, तो उस केस में रिलैक्सेशन भी दे सकता है। कमिश्नर के पास ये पावर है, बस उसको रीजंस रिकॉर्ड करनी पड़ेगी राइटिंग में।
नेक्स्ट लिखा है एडिशनल रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय स्पेसिफाइड पर्संस, रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट ऑफ। सो कुछ एडिशनल चीजें में मेंटेन करनी पड़ सकती है, जैसे अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उनका आपको डिटेल्स रखनी पड़ेगी। अगर आप आरसीएम से रिलेटेड सप्लायर्स में इन्वॉल्व हो तो आपको उसकी डिटेल मेंटेन करनी पड़ेगी विद द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। साथ में डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए, जैसे इनवॉइस है, चाहे बिल ऑफ सप्लाई है, चाहे डिलीवरी चालान है, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, रिसीट, पेमेंट, रिफंड, इन सबके वाउचर्स है, वो सब आपको मेंटेन करना रहेगा। और अगर आप एडवांस लेते हो तो आपको सेपरेटली उसकी भी मेंटेन करनी पड़ेगी, कितना एडवांस आपको रिसीव हुआ, कितना आपने पे करा है, कितना उसमें से एडजस्टमेंट कर दिया अगेंस्ट दी सप्लाई। फिर है पर्टिकुलर्स ऑफ सप्लायर्स एंड रेसिपिएंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग नेम्स एंड कंप्लीट एड्रेसेस। तो आपके पास अपने जो आपके सप्लायर्स हैं प्लस आपके जो रेसिपिएंट्स हैं, उन दोनों की पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आपके पास उनका नाम होना चाहिए और उनका एड्रेस की डिटेल्स होनी चाहिए। Address and stock details of premises where goods are stored including transit goods stored। और आपके पास अगर आप गुड्स का स्टोरेज कर रहे हो तो उस केस में कितने गुड्स आपने स्टोर कर रखे उसकी डिटेल्स भी आपके पास होनी चाहिए। If taxable goods are stored at a place other than those so declared without कवर ऑफ वैलिड डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने किसी प्लेस को स्टोरेज प्लेस अपनी बताई नहीं थी, उसको आपने डिक्लेयर किया नहीं था और बिना डिक्लेयर करे आप कहाँ अपने गुड्स रख सकते हो, या तो आपकी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे, अपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे। सो अगर आपने किसी जगह को अपनी प्लेस ऑफ बिजनेस बताए बिना वहां पर अपने गुड्स स्टोर कर दिए और उससे जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है ना वो भी आपके पास अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप क्या कर रहे हो, उन गुड्स पर टैक्स की चोरी कर रहे हो। तो डिपार्टमेंट क्या मान लेगा, डिपार्टमेंट मान लेगा कि ये गुड्स की क्योंकि आप चोरी कर रहे हो, तो डिपार्टमेंट उन गुड्स का असेसमेंट उसी टाइम कर देगा। वो क्या कर देगा, उस पर रेलेवेंट, उन गुड्स पे रेलेवेंट टैक्स वहां पे कैलकुलेट कर लेगा और फिर वो टैक्स आपको पे करना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट आपके पास है नहीं और आपने ना ही वो प्लेस डिक्लेयर करी है, तो इसका साफ साफ इंडिकेशन है कि आप क्या करना चाह रहे हो, फ्रॉड करना चाह रहे हो। सो पीओ विल डिटरमाइन द टैक्स पेएबल ऑन सच गुड्स एज इफ सच गुड्स आर सप्लाइड बाय रजिस्टर्ड पर्सन। तो वो आपसे पूरा टैक्स वसूल लेंगे जैसे आपने सेल कर दी हो इन गुड्स की। Except composition supplier must maintain following records। अगर आप एक सप्लायर हो तो आपको ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। एक तो आपके पास होना चाहिए गुड्स का स्टॉक ऑफ गुड्स और प्लस आपके टैक्स की डिटेल्स। ये दो डिटेल्स आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। क्या क्या? स्टॉक और प्लस डिटेल्स ऑफ टैक्स। स्टॉक का मतलब क्या है कि आपने कितने गुड्स रिसीव किए, कितने सप्लाई करे, उनका ओपनिंग बैलेंस कितना था, कितना रिसीव्ड हुआ, कितना सप्लाई हो गया, कितने गुड्स लॉस्ट हो गए, स्टोलन हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, रिटर्न ऑफ हो गया, कितने आपने डिस्पोज ऑफ कर दिए एज गिफ्ट्स और फ्री सैंपल्स, कितना फाइनल बैलेंस बचा है, वो भी कैटेगरी वाइज आपको आरएम का भी पता होना चाहिए, फिनिश गुड्स का भी पता होना चाहिए, स्क्रैप और वेस्टेज सबका पता होना चाहिए। फिर आपको साथ ही साथ क्या बताना पड़ेगा, डिटेल ऑफ टैक्स। क्या करनी पड़ेगी, डिटेल ऑफ टैक्स भी आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए कि कितना टैक्स पेबल है। साथ ही साथ यहाँ तक कि आरसीएम भी अगर टैक्स पेबल है उसका भी आपको पूरा डिटेल्स मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। कितना टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, कितना टैक्स आपने पे कर दिया, कितना इनपुट टैक्स था, कितना आईटीसी आपने एक्चुअली में क्लेम करा। आपके पास सारे टैक्स इनवॉइसेस का क्या होना चाहिए, पूरा रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, क्रेडिट नोट्स होने चाहिए, डेबिट नोट्स होने चाहिए, डिलीवरी चार्ज अगर आपने इशू करे वो भी होने चाहिए और अगर आपको कोई रिसीव हुए वो भी होने चाहिए। आपको सब कुछ मेंटेन करके रखना पड़ेगा ताकि अगर डिपार्टमेंट आपके पास आता है तो आप उनको सारी इंफॉर्मेशन परोस कर दे दो। अगर कुछ भी दिक्कत मिलती है तो फिर आप बुरे फंसोगे। There are records to be maintained by an agent। अगर आप एक एजेंट हो तो फिर आपको कुछ अलग टाइप के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे क्योंकि आप किसी और के बिहाफ पर क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो। तो उस केस में पहला तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि आपको जिन भी प्रिंसिपल के बिहाफ पे आप गुड्स रिसीव कर रहे हो या सप्लाई कर रहे हो, सर्विसेज का रिसीट और सप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में आपको सबसे पहले तो उनसे क्या मिलेगा, एक ऑथराइजेशन मिलेगा। उनसे आपको जो ऑथराइजेशन की डिटेल्स है वो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। उसके बाद description, value, quantity if applicable of goods or services received or supplied on behalf of each principal। हर प्रिंसिपल के बिहाफ पर आप कितने गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई कर रहे हो उसकी इंफॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए। फिर डिटेल्स ऑफ अकाउंट्स फर्निश्ड टू ईच प्रिंसिपल। हर प्रिंसिपल को आप जो अकाउंट फर्निश करते हो, जनरली प्रिंसिपल आपसे क्या लेगा कि वो पूरा किसी भी पीरियोडिकल इंटरवल पे आपसे पूरा मांगेगा कि पूरा मुझे हिसाब किताब दो कि कितनी आपने मेरे बिहाफ पे सेल करी, कितनी परचेज करी। आप जो उनको डिटेल्स फर्निश कर रहे हो अकाउंट्स की वो भी आपके पास मेंटेन होनी चाहिए टैक्स जीएसटी के पर्पज से। टैक्स पेड ऑन रिसीट्स और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ ईच प्रिंसिपल। उनके बिहाफ पे आपने कितनी सप्लाई करी उसकी भी डिटेल रखनी है और उसके ऊपर कितना टैक्स था उसकी डिटेल भी आपके पास मेंटेन होनी चाहिए।
सो इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, ना सिर्फ वो प्रिंसिपल को पकड़ लेंगे, वो एजेंट के थ्रू भी प्रिंसिपल को ट्रैक कर सकते हैं, इसलिए ये एजेंट के ऊपर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट उन्होंने रखी है। अब है कि अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो तो आपको कुछ एडिशनल रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे, जैसे मंथली कितना प्रोडक्शन हुआ, मंथली प्रोडक्शन कितना हो रहा है, उसमें साथ ही साथ क्वांटिटेटिव डिटेल्स आनी चाहिए, विद क्वांटिटी आपके पास डिटेल आनी चाहिए कि कितना आप प्रोडक्शन कर रहे हो। सो कितनी रॉ मटेरियल और सर्विसेज यूज किया आपने मैन्युफैक्चरिंग में, और फाइनली उनसे कितने गुड्स प्रोड्यूस हुए उसकी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर कुछ वेस्ट जनरेट हुआ है या कुछ बाय प्रोडक्ट्स निकले हैं, सो सबकी आपके पास क्वांटिटेटिव डिटेल्स होनी चाहिए। वहीं अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपको क्या मेंटेन करना पड़ेगा कि आपने फर्दर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कौन कौन सी, एक तो इनवर्ट सप्लाई ली, इनवर्ट सर्विसेज ली है, उन फाइनल सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए तो क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ गुड्स यूज एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस, अगर आपने गुड्स भी यूज करे और सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए तो उसकी आपको क्वांटिटेटिव डिटेल्स मेंटेन करनी पड़ेगी, और इनपुट सर्विसेज आपने कितनी यूटिलाइज करी है उन आउटपुट सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, और आपने फाइनली आउटपुट सर्विसेज क्या सप्लाई करी उसकी पूरी आपके पास ब्यौरा होना चाहिए। Now, separate records for work contracts should be maintained by a person executing works contract. So, अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मैंने पहले ही बताया था क्या होता है, जिसमें कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। सपोज आपको एक मकान बनवाना है तो आप क्या करते हो कि आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लिया, अब सीमेंट लगेगी, बजरी लगेगी, या जितनी भी स्टील कुछ भी लगना है आपकी उस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए। सो वो कंस्ट्रक्शन करके भी देगा और उससे रिलेटेड गुड्स भी आपको सप्लाई करेगा साथ में। सो गुड्स भी वही लेकर आएगा, सर्विसेज भी वही देगा। तो इस कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, जिसको हम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस बोलते हैं। अब इस केस में क्या क्या आपको सेपरेट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। सो एक तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि किसके बिहाफ पे आप वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हो, so उसका नेम एड्रेस आपके पास होना चाहिए, कितने गुड्स एंड सर्विसेज आप उसमें यूटिलाइज कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, उसके लिए उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी आपके पास होनी चाहिए, कितना पेमेंट आपको रिसीव हुआ है वो होना चाहिए, और आप जिनसे गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव कर रहे हो उन सप्लायर्स की डिटेल भी आपको मेंटेन करने की पड़ेगी। सो यहाँ पर आपने रेसिपिएंट की डिटेल मेंटेन कर ली, यहाँ पे सप्लायर की मेंटेन कर ली, और गुड्स एंड सर्विसेज की डिटेल और उसके रिलेटेड जितना पेमेंट है उसकी डिटेल्स आ जाएगी। फिर a custodian or clearing and forwarding agent must maintain true and correct records of goods handled on behalf of a registered person for delivery or dispatch and provide details to PO when required. So अगर आप क्या हो, क्लियरिंग या फॉरवर्डिंग एजेंट हो, अगर आप क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग एजेंट हो, क्लियरेंस का वर्क करवाते हो, तो उस केस में किसके बिहाफ पर आप वो क्लियरेंस करवा रहे हो, किसके बिहाफ पे वो डिलीवरी डिस्पैच हो रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर पीओ कभी आपसे डिटेल्स मांगता है तो आपको देनी भी पड़ेगी। फिर अगर आप एक क्या हो, एक वेयरहाउस के गोडाउन के क्या ओनर ऑपरेटर हो, या फिर आप क्या हो एक ट्रांसपोर्टर हो, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सो अगर आप इनमें से किसी भी क्राइटेरिया में फॉलो कर रहे हो, सो वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, इनको क्या करना पड़ेगा, अपने कंसाइनी। सो अभी जब हम देख रहे थे तो वहां पे जनरल केस था कि अगर कोई टैक्सेबल पर्सन है तो हमें अकाउंट्स कौन कौन से मेंटेन करने हैं, पर अगर ये रजिस्टर्ड है चाहे नहीं है, क्या रजिस्टर्ड है चाहे नहीं है, इन वेयरहाउस ओनर ऑपरेटर को ये डिटेल्स मेंटेन करनी ही करनी पड़ेगी। क्या क्या, इनको कंसाइनर की किसके बिहाफ पे रखे जा रहे हैं, तो कौन उसका कंसाइनर है, कौन उसका फाइनल कंसाइनी होने वाला है, उनकी डिटेल रखनी पड़ेगी, और गुड्स की डिटेल तो साथ में रखनी ही रखनी पड़ेगी। तो एक तो गुड्स क्या है और किसके बिहाफ पर वो आप रख रहे हो और किसको वो फाइनली डिलीवरी होने हैं। सो कंसाइनी और गुड्स हैंडलर तीनों की डिटेल रखनी ही रखनी पड़ेगी, चाहे आप रजिस्टर्ड हो चाहे ना हो। और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो, रजिस्टर्ड होंगे तो आपके पास जीएसटी नंबर होगा, पर अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा जीएसटी पोर्टल के थ्रू। आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा। इनके ऊपर एप्लीकेशन डाली इसलिए क्योंकि देखो वेयरहाउस की जो ओनर ऑपरेटर है ये ताकि किसी के भी ऐसे गुड्स ना रखे जिनके ऊपर टैक्स पेमेंट नहीं हुआ, मतलब जिन गुड्स के टैक्स चोरी करी गई है उन गुड्स का स्टोरेज ये लोग ना कर ले, इसलिए उनके ऊपर एडिशनल ऑब्लिगेशन डाल दी कि या तो आप क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए ताकि हम आपको ट्रैक कर लेंगे, और अगर रजिस्टर्ड नहीं भी हो तो उस केस में आपके पास एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए ताकि हम आपको ट्रैक तो कर ही ले कैसे भी। तो उस केस में आपके पास आपका एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा, और अगर आप एनरोलमेंट नंबर ले लेते हो तो फिर आप अपना जीएसटी नंबर यूज नहीं कर सकते हो, कोई सा भी जीएसटी नंबर आप यूज करने के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। फिर उन्होंने कहा है कि अगर आप ट्रांसपोर्टर हो, ये तो हमने कॉमन बात देख लिया, अगर आप ट्रांसपोर्टर हो तो उस केस में आपको गुड्स के आपने कौन कौन से ट्रांसपोर्ट करे उनकी डिटेल्स होनी चाहिए, कौन से डिलीवरी कर दिया आपने और कौन से अभी ट्रांजिट में स्टोर्ड है वो सबकी आपके पास डिटेल होनी चाहिए, प्लस आपके पास कंसाइनी का जीएसटी नंबर भी होना चाहिए। फिर अगर आप ओनर ऑपरेटर हो वेयरहाउस गोडाउन के तो उस केस में आपको गुड्स स्टोर की डिटेल रखनी पड़ेगी,
साथ में कितने गुड्स का उसमें से डिस्पैच हो गया, कितने का मूवमेंट हो गया, कितने रिसीव हुए, कितने का डिस्पोजल किया गया है, सबकी आपके पास पूरा अच्छे से इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होनी चाहिए। और गुड्स को इस तरीके से आप स्टोर करोगे कि क्योंकि वेयर हाउस ओनर्स क्या होते हैं, मल्टीपल लोगों के गुड्स स्टोर कर रहे होंगे, तो दे हैव क्लैरिफाइड कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि हम सपोज कभी पकड़ने आ गए किसी पर्टिकुलर रजिस्टर्ड पर्सन के गुड्स को, तो आप बोल दो कि नहीं ये इनके नहीं है तो किसी और के हैं। ना बाबा ना, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आइटम वाइज और ओनर वाइज सेग्रीगेट करके रखने पड़ेंगे, आइडेंटिफाइबल होने चाहिए सेपरेटली गुड्स। सो आइडेंटिफाइबल रहे इसके लिए आप आइटम वाइज प्लस ओनर वाइज गुड्स का आइडेंटिफिकेशन करके रखोगे, सेग्रीगेशन करके रखोगे। और अगर पीओ आता है तो आप उनको शांति से फिजिकल वेरिफिकेशन इंस्पेक्शन करने दोगे, आप टांग नहीं हटा सकते हो। अब ये आप अकाउंट्स मेंटेन कैसे करोगे, क्या क्या मेंटेन करने हैं, कहां पर मेंटेन करने हैं, किसको करने हैं, ये सब हमने देख लिया। अब कैसे करने हैं वो भी हम समझ लेते हैं। तो आपके पास दो वे होते हैं इसको करने के लिए, या तो आप मैनुअली रख लो या फिर आप इलेक्ट्रॉनिकली रख लो। तो मैनुअल रिकॉर्ड्स के केस में इट इज मस्ट कि आप उन गुड्स और अकाउंट्स को क्या करो, सीरियली नंबर करके चलो, ताकि आप बाद में कुछ इधर उधर ना कर पाओ, ऊपर नीचे कुछ एडिशन डिलीशन ना कर पाओ, तो सीरियली नंबर होने चाहिए। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिकली अगर आप करना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉनिकली करने के लिए आप किसी भी डिवाइस पे इसको स्टोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, उनको डिजिटल सिग्नेचर से ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपके पास प्रॉपर बैकअप होना चाहिए। क्या आपको प्रॉपर बैकअप का उसका मैकेनिज्म आप स्टैब्लिश करके चलोगे, ताकि आप ये ना कह सको कि लॉस हो गया हमारा डेटा ही। ताकि आप उस इन्फॉर्मेशन को अगर कभी लॉस भी हो जाती है तो उसको रीस्टोर कर सको, इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर बैकअप होना चाहिए। और अगर आपसे मांगे जाते हैं तो आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे अकाउंट्स, चाहे हार्ड कॉपी में चाहे इलेक्ट्रॉनिकली रीडेबल फॉर्मेट में। और आप क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है तो क्या कर दोगे, आप पासवर्ड लगा दोगे, और मान लो आपने डेटा तो दे दिया बट पासवर्ड प्रोटेक्ट नहीं, गवर्नमेंट खोले कैसे। तो अगर आपसे पीओ पासवर्ड भी मांगता है तो आपको पासवर्ड भी शांति से देना पड़ेगा। सो डिटेल्स ऑफ फाइल्स, पासवर्ड और जो भी एक्सेस रिक्वायर्ड है आपको सब शांति से प्रोवाइड करना पड़ेगा जब आपसे रिक्वेस्ट की जाए। अलॉन्ग विद सैंपल प्रिंट कॉपी, अगर आपसे प्रिंट कॉपी मांगी जाती है तो आपको देनी पड़ेगी। एडिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या है कि आप कोई भी एंट्री को इरेज, ओवरराइड, फेस नहीं कर सकते हो। तो अगर आपने कोई एंट्री ऑलरेडी कर दी है, अब आप उस एंट्री को ऐसे नहीं कि आपने उसके ऊपर काट के कुछ लिख दिया या आपने उसको कट कर दिया पूरा कि इसको इरेज कर दिया, ऐसा आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो आप इस तरीके से। अगर आपसे कोई इनकरेक्ट एंट्री पास भी हो गई तो पहले आप उसको स्पेसिफिकली अटेस्ट करके बताओगे कि हाँ ये गलती हुई है, और फिर उसके बाद ही करेक्ट एंट्री पास की जा सकती है। एक्सेप्ट क्लरिकल एरर्स का यहाँ पे एक्सेप्शन दे रखा है। अ लॉग मस्ट बी मेंटेन फॉर एनी एडिटेड और डिलीटेड एंट्रीज इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। और अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं तो ऑफ कोर्स काटने वाला सिस्टम तो होगा नहीं, तो उस केस में क्या होता है, डिलीशन होता है, एंट्रीज का एडिट किया जाता है। तो उसके केस में प्रॉपर लॉग मेंटेन होना चाहिए कि किस एंट्री को स्टार्ट में क्या किया गया था, फिर किस डेट पे किस पर्सन ने उसको चेंज किया, क्या चेंज हुआ, वो पूरा लॉग मेंटेन होना चाहिए। All accounts, invoices, bill of supply, credit, debit notes, and delivery charges must be preserved for a period specified in Section 36 and is manually maintained, kept at related place of business, and if maintained digitally, they should be accessible at every related place of business. So, इन सब जो आपके पास इनवॉइसेस है, बिल्स है, उन सबको आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाइड पीरियड तक रखना पड़ेगा। वो स्पेसिफाइड पीरियड क्या अभी हम देखने वाले हैं। उस पीरियड तक आपको इनको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप अपने मन चाहो तब उनको डिस्ट्रॉय कर दो। और अगर आपने मेंटेन कर रखे, मैनुअली मेंटेन कर रखे, तो जो भी रिस्पेक्टिव प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां पर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन रहने चाहिए। और अगर डिजिटली है तो उन जगहों पर वो एक्सेसिबल भी होने चाहिए। Upon demand, the registered person must produce all required books of accounts maintained under any law. So अगर आपसे मांगे जाएंगे तो आपको देने भी पड़ेंगे। अब अगर आप मेंटेन नहीं करते हो तो आपके ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। सो इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू अकाउंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड इन सेक्शन 35(1), पीओ विल डिटरमाइन टैक्स पेएबल। तो जिन गुड्स एंड सर्विसेज का आपने अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रखा, इसका मतलब क्या है, आप वही उनके अगेंस्ट फ्रॉड करना चाह रहे हो। उन गुड्स एंड उन अनअकाउंटेड गुड्स एंड सर्विसेज के लिए क्या कर सकता है पीओ, आपका टैक्स पेएबल डिटरमाइन करके आपसे टैक्स वसूल लेगा। Treating them as if they had been supplied by person, provisions of section 73-74 as applicable will then apply to determine tax with necessary adjustments. फिर आपके ऊपर 73-74 की प्रोसीडिंग्स भी हो सकती है, और नवंबर 25 वाले अटेम्प्ट वालों लोगों के लिए सेक्शन 74A भी इसमें ऐड हो गया है। अब क्या पीरियड ऑफ रिटेंशन है अकाउंट्स का। जनरली क्या पीरियड है, यू हैव टू मेंटेन अकाउंट्स फॉर 72 मंथ्स फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न फॉर दैट पीरियड। जिस पीरियड से रिलेटेड वो अकाउंट है, सपोज फाइनेंशियल ईयर
फाइनेंशियल ईयर 24-25 से वो रिलेटेड है। क्या फाइनेंशियल ईयर 24-25 से वो रिलेटेड है। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट क्या होगी? 31 दिसंबर 2025 होगी, बिल्कुल। सो इससे 72 मंथ्स प्लस 72 मंथ्स, क्या प्लस 72 मंथ्स फ्रॉम दिस ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विल बी द डेट, लास्ट डेट फॉर मेंटेनिंग दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो यहाँ से 72 मंथ्स अगर मैं करूंगी तो 6 साल हो जाते हैं बेसिकली। सो 31 दिसंबर 2031 will be the appropriate period to maintain this books of accounts। तो आपको यहाँ तक ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स करने पड़ेंगे, मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। पर अगर मान लो क्या होता है कि आपके ऊपर कोई अपील या रिविजनल या कोई भी और प्रोसीडिंग चल रही है जीएसटी लॉ में, किसी के भी थ्रू चल रही हो, चाहे किसी रिविजनल अथॉरिटी के सामने, अपीलेट अथॉरिटी के सामने, किसी ट्राइब्यूनल के सामने, कोर्ट के सामने, कहीं भी अगर इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन है, प्रोसीडिंग्स गोइंग ऑन है, तो उस केस में आपको कब तक मेंटेन करना पड़ेगा? उस केस में थोड़ा डिफरेंट एरिया की 72 मंथ्स वाला क्राइटेरिया, या फिर लेटर ऑफ या फिर 72 मंथ्स, या फिर 1 year after disposal of such appeal, revisionary proceedings or investigation etc. So जब भी ये फाइनल मैटर डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, या तो इसके 1 साल या फिर 72 मंथ्स वाला क्राइटेरिया, whichever is later will be your period of retention of books of accounts। So आपको लेटर यहाँ पे ध्यान में रखना, लेटर वाला पीरियड आएगा कि अगर आपकी प्रोसीडिंग्स होगी तो 1 year आफ्टर डिस्पोजल ऑफ दैट प्रोसीडिंग्स, और 72 मंथ्स वाला जैसे नॉर्मल क्राइटेरिया, whichever is later will be the period of retention। नाउ फाइनली है इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, क्या ई वे बिल जिसको हम नॉर्मली कहते हैं। सो इसका पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। सो पहले क्या हुआ करता था, पहले भी ऐसे वे बिल यूज करे जाते थे जब गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता था, तो अब इसको थोड़ा इसका सिस्टमाइज कर दिया है, इसके मैकेनिज्म को। सो अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, इसको आप इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट करिए, क्योंकि इसमें क्या होगा, गुड्स का जैसे भी आप ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे हो, मूवमेंट करवा रहे हो, तो उस केस में ताकि गुड्स को हम ट्रैक कर पाए, क्योंकि गुड्स का मूवमेंट इज अ वेरी वेरी इजी मेथड टू डिटेक्ट कि आपने कोई सेल करी है या नहीं करी है। तो अगर आप सेल को छुपाने की कोशिश भी करोगे ना, तो अगर आपको गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, हम उसके थ्रू ट्रैक कर लेंगे कि आपकी सेल हुई है या नहीं। इसलिए इस ई वे बिल का कॉन्सेप्ट लाया गया। अब मीनिंग क्या है? तो इट इज इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जनरेटेड ऑन जीएसटी पोर्टल एविडेंसिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। आप मूवमेंट करोगे तो इसको आप यूज करोगे। बेनिफिट्स क्या है? एक तो फिजिकल इंटरफेस मिल जाता है, जिससे leading to digital interface resulting in elimination of state boundary check post। So क्योंकि ये जो फिजिकल इंटरफेस किया जा रहा है, मूवमेंट किया जा रहा है फिजिकली, उसके रिलेटेड आपको क्या मिल जाता है? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल जाता है जो ऑटोमेटिकली बता रहा है कि हाँ, गुड्स का मूवमेंट यहाँ से यहाँ होने वाला है। तो किस जगह से जगह पे गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, उसके लिए प्रॉपर डिजिटल इंटरफेस प्रोवाइड कर देता है। फिर इट फैसिलिटेट फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स का फास्टर मूवमेंट ही इंश्योर करता है, क्योंकि क्या है, पीओ के पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, तो वो जिस ई वे बिल के थ्रू डिटेक्ट कर सकता है कि हाँ, अगर आपका ई वे बिल जनरेटेड है तो आप सही गुड्स का मूवमेंट कर रहे हो। इट विल improve turnaround time of trucks and helps logistic industry by increasing average distances travel, reducing travel time as well as cost। So अब क्या होगा, मूवमेंट भी फास्टर होगा, क्योंकि ऑफिसर्स वहां पर चेक कर रहे हैं, उनको भी ईज हो जाएगा। सो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये इसका टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा और ट्रैवल टाइम कम होगा, कॉस्ट भी कम हो जाएगी उसके कारण। रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सन जनरेटिंग द ई वे बिल। अगर आपको ई वे बिल जनरेट करना है तो क्या आपको रजिस्ट्रेशन लेना है तो क्या, कैसे, वो समझना है। सो प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एन ई वे बिल रिक्वायर्स द पर्सन। देखो, जनरेट कौन कौन कर सकता है? या तो सप्लायर कर दे, या रेसिपेंट कर दे, या ट्रांसपोर्टर कर दे, कोई भी जनरेट कर सकता है। पर ये पर्सन क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए जीएसटी पोर्टल पे, तभी वो ई वे बिल जनरेट कर सकता है। क्योंकि ई वे बिल जब आप जनरेट करोगे तब आपको अपना जीएसटी नंबर यूज करना रहता है। पर ठीक है, जनरली सप्लायर ई वे बिल जनरेट करता है, नॉर्मल प्रैक्टिस में यही होता है। पर अगर मान लो तो उस केस में फिर रेसिपेंट को जनरेट करना रहता है, तो जो भी रजिस्टर्ड होगा वो कर देगा। पर ट्रांसपोर्टर्स क्या होते हैं, कभी जनरली अनरजिस्टर्ड रहते हैं, क्योंकि वैसे भी हमने देखा है अगर जीटीए वाला कोई पर्सन है तो उसके ऊपर वैसे भी आरसीएम लगता है, तो वो इस कारण रजिस्ट्रेशन लेते नहीं, क्योंकि उनको टैक्स पे करना नहीं। तो इनके केस में क्या होगा, जनरली ये होगा कि ये लोग क्या मिलेंगे, अनरजिस्टर्ड मिलेंगे, लेकिन हमें ट्रांजेक्शन ट्रैक करवाने। तो इसके केस में उन्होंने कह दिया कि अगर कोई ट्रांसपोर्टर अनरजिस्टर्ड है, क्या है, ट्रांसपोर्टर अनरजिस्टर्ड है, तो भी उसे क्या करना पड़ेगा, अगर वो ई वे बिल जनरेट करना चाहता है तो उसको ट्रांस इन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? ट्रांस इन। ये क्या होता है, एक अलग से आईडी होती है, जैसे हमने अभी वेयर हाउस वालों के लिए देखी यूनिक एनरोलमेंट नंबर होता है, इनके लिए क्या होता है, ट्रांसपोर्टर आईडी 15 डिजिट की आईडी होती है। ये कहाँ से मिलती है आपको? वही इनको ई वे बिल पोर्टल पे अलग से रजिस्टर करवाना पड़ेगा, उनको ये आईडी अलॉट हो जाएगी। दिस ट्रांजेक्शन सर्व्स एज अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर्स एंड इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग ई वे बिल। सो वो लोग इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। जनरली तो जीएसटी चाहिए होता है, पर अगर आपके पास ट्रांस इन भी है तो आप ई वे बिल फिर जनरेट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो।
उसके अलावा ये तो हो गया कि आप अनरजिस्टर्ड हो, उसके केस में आपको क्या कर सकते हो, आप एक ट्रांजिशन ले सकते हो जिसके थ्रू आप फिर ई वे बिल जनरेट करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। पर मान लो रजिस्टर्ड हो पर आप मल्टीपल स्टेट्स में रजिस्टर्ड हो, क्या आपके एक से ज्यादा क्या है जीएसटी नंबर ऑलरेडी हो रखे हैं, तो उसके केस में गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया कि आप क्या करो, आप एक यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर ले सकते हो। क्या एक कॉमन एनरोलमेंट नंबर ले सकते हो इस मल्टीपल जीएसटीआईएन के लिए। इस मल्टीपल जीएसटीआईएन के अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो, कॉमन एनरोलमेंट नंबर ले लो, फिर इस कॉमन एनरोलमेंट नंबर को क्या कर सकते हो, हर स्टेट के लिए यूज कर सकते हो एक सिंगल नंबर को। ऐसे तो क्या होता है हर स्टेट के रिगार्डिंग हमें डिफरेंट डिफरेंट जीएसटी नंबर यूज करने पड़ते हैं, तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है। तो उसके लिए उन्होंने कह दिया कि आप क्या कर सकते हो, सब जीएसटी के लिए एक सिंगल एनरोलमेंट नंबर ले सकते हो जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ई वे बिल जनरेट कर सकते हो। और अगर आपने एनरोलमेंट नंबर इन केस ले लिया, अगर ले लिया या तो लो मत, या फिर अगर आपने ले लिया उसके बाद फिर आप ई वे बिल जनरेट करने के लिए ये एनरोलमेंट नंबर ही यूज करोगे, फिर आप जीएसटी नंबर यूज नहीं कर सकते। सो common enrollment process allows them to register for a unique common enrollment number using one of their GSTNs. This common number enables transporter to generate e-way bills and update Part B of e-way bill across all states using same unique number, and then can use multiple GSTNs for e-way bill generation. Then can't use multiple GSTNs for e-way bill generation. अब ई वे बिल जनरेट करना कब पड़ता है एग्जैक्टली, क्या हम एक छोटा सा 100 रुपए का गुड्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे उसके लिए भी हमें ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। सो उन्होंने एक लिमिट बताई है, क्या लिमिट बताई है कि अगर आप गुड्स का मूवमेंट कर रहे हो जिसकी कंसाइनमेंट वैल्यू किससे ज्यादा है, 50,000 रुपए से ज्यादा, क्या कंसाइनमेंट वैल्यू अगर 50,000 रुपए से ज्यादा होती है तो इसमें आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। कंसाइनमेंट वैल्यू का मतलब क्या है, जो हम वीओएस में वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते हैं वो वैल्यू आ जाएगी एज डिक्लेयर्ड इन इनवॉइस और डिलीवरी चालान, जो आपके इनवॉइस और आपने डिलीवरी चालान में डिक्लेयर कर रखी है, अलोंग विद एप्लीकेबल टैक्सेस। क्या इसमें टैक्सेस क्या होते हैं, ऐड होते हैं। सो अगर मैं क्या कर रही हूँ 40,000 का, सपोज 40,000 का क्या कर रही हूँ, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रही हूँ और सपोज उस पर जीएसटी लग रहा है सपोज 11,000 फॉर एग्जाम्पल। सो उस केस में 40,000 के बेसिस पे आपका हो गई तो इनवॉइस वैल्यू तो 40,000 ही है, ये तो कम हो गई। तो क्या इस पे ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि इंक्लूड इन जीएसटी एलिमेंट, टोटल टैक्स एलिमेंट को इंक्लूड करके वैल्यू कितनी हो रही है 51,000 की। सो क्योंकि 51,000 एक्सीड कर रहा है कंसाइनमेंट वैल्यू, टोटल वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी कॉम्पोनेंट हम चेक करते हैं फॉर दिस थ्रेशोल्ड ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू। पर इसमें अगर आप एग्जेम्प्ट गुड्स का भी सपोज सप्लाई कर दो अलोंग विद टैक्सेबल गुड्स, तो उस केस में एग्जेम्प्ट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे हम कंसाइनमेंट वैल्यू में। अब हमें मूवमेंट करना कब पड़ेगा, अगर आप क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, मतलब बेसिकली सेल कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। अगर आप सेल नहीं भी कर रहे हो, क्या आप सेल नहीं भी कर रहे हो, ऐसे ही आप गुड्स का मूवमेंट करवा रहे हो, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। सिर्फ ये ट्रांसफर है उसके इसमें भी आपको ई वे बिल तो जनरेट करना ही पड़ेगा, चाहे एक्चुअल सेल्स अभी नहीं हुई हो। और ड्यू टू इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, और अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से क्या कर रहे हो, इनवर्ट सप्लाई कर रहे हो, तो वो तो क्या है, अनरजिस्टर्ड है, तो वो तो ई वे बिल जनरेट करेगा नहीं। सो उस केस में आप इस परचेज के केस में आप खुद ई वे बिल जनरेट करोगे। इन्फॉर्मेशन इज टू बी फर्निश्ड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ गुड्स मूवमेंट। Registered person causing movement of goods shall furnish information with respect to goods in Part A of Form GST EWB 01 before commencement of such movement. So जो पर्सन इसका मूवमेंट करवा रहा होगा वो तो पार्ट ए में क्या कर देगा, इन्फॉर्मेशन फर्निश कर देगा इन गुड्स की, और फिर बाद में जो बेसिकली ट्रांसपोर्टर होता है वो बेसिकली पार्ट बी में जो गुड्स की डिटेल जो व्हीकल की डिटेल है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है उसकी डिटेल वो ट्रांसपोर्टर फर्निश करता है जनरली। और इन्फॉर्मेशन कब फर्निश करनी पड़ेगी, गुड्स के मूवमेंट से पहले फर्निश करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बीच में पकड़े गए तब थोड़ी बोलेंगे हम बस अभी कर ही रहे थे, ई वे बिल जनरेट करने ही वाले थे, यू कैन से सो आपको जब आप मूवमेंट करने वाले हो उससे पहले ही ये जनरेट करना पड़ेगा। अब किन किन केसेस में 50,000 वाली जो लिमिट है वो एप्लीकेबल नहीं होती, इसका मतलब किन केसेस में हमें ई वे बिल मैंडेटरीली जनरेट करना ही करना पड़ेगा। सो अगर आप क्या कर रहे हो, इंटर स्टेट प्रिंसिपल से जॉब वर्कर को अगर गुड्स भेजोगे तो उस केस में आपको ई वे बिल जनरेट करना ही करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे हो, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और आपको रजिस्ट्रेशन लेना नहीं है, रजिस्ट्रेशन से तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है क्योंकि थ्रेशोल्ड आपके ऊपर आपको लग जाती है। सो आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी लेना नहीं, उस केस में तो आप क्या हो गए, अनरजिस्टर्ड पर्सन हो गए। सो उस केस में भले ही आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, पर क्योंकि आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स का मूवमेंट करवा रहे हो, इंटर स्टेट मूवमेंट करवा रहे हो, तो उस केस में भी आपको ई वे बिल जनरेट करना ही करना पड़ेगा। अब हमने ई वे बिल जनरेट कौन करता है, द पर्सन कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो ये मूवमेंट ऑफ गुड्स कॉज करने वाला पर्सन एक्चुअली है कौन। सो इफ
सप्लायर अगर रजिस्टर्ड है और खुद ट्रांसपोर्ट करवा रहा है गुड्स को, उसने जिम्मेदारी ली कि वो गुड्स कहाँ तक पहुंचाएगा, रेसिपिएंट तक पहुंचाएगा, तो उस केस में मूवमेंट ऑफ गुड्स इज कॉज्ड बाय सप्लायर, मतलब सप्लायर इज लायबल टू जनरेट ई वे बिल। लेकिन अगर रेसिपिएंट ट्रांसपोर्ट अरेंज करता है, मतलब रेसिपिएंट कह रहा है कि रेसिपिएंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है गुड्स को अपने प्लेस तक लेके आने की, तो उस केस में मूवमेंट फिर वो कर रहा है, वो खुद ई वे बिल जनरेट करेगा। इफ गुड्स आर सप्लाइड बाय एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर, और अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो फिर रेसिपिएंट क्या करेगा, मूवमेंट कॉज करने वाला माना जाएगा और उसको क्या करना पड़ेगा, ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। फिर हमने एक स्पेसिफिक केस बताया बिल टू शिफ्ट मॉडल वाला। बिल टू शिफ्ट मॉडल आपको याद ही होगा, हमने बहुत बार देख लिया है। सो अगर मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए ने ऑर्डर किया बी को कि 10 किलो क्या करो आप पर्टिकुलर ये गुड्स सप्लाई कर दो सी को मेरे बिहाफ पर। क्या कर दो, ए को ऑर्डर किया, ए ने ऑर्डर दिया बी को कि आप सी को मेरे बिहाफ पर 10 किलो के गुड्स पहुंचा दो। तो बी तो किसको सेल कर रहा है, ए को, और ए किसको सेल कर रहा है, सी को। तो इस केस में अगर देखें सेल तो 2 हो रही है, क्या सेल तो 2 हो रही है, पर द गवर्नमेंट से आपको ई वे बिल एक ही जनरेट करना पड़ेगा। तो ई वे बिल एक जनरेट होगा, सेल्स भले ही 2 हो, एक तो ए टू सी सेल्स हो रही है और एक ए टू बी सेल हो रही है। क्यों, क्योंकि क्या होता है तो कि ए ने ऑर्डर किया 10 किलो की गुड्स, तो पहले बी क्या करता है, ए के पास पहुंचाता, फिर ए क्या करता है इनको सी के पास पहुंचाता। तो ए ने डायरेक्टली कह दिया बी को कि आप डायरेक्टली इन गुड्स को सी के पास पहुंचा दो। तो सेल तो वही 2 ही ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, सेल तो 2 ही हो रही है, एक ए टू सी सेल्स हो रही है और एक ए टू बी टू ए सेल्स हो रही है। पर ई वे बिल एक ही जनरेट करना है, क्यों, क्योंकि मूवमेंट ऑफ गुड्स एक ही बार हो रहा है। तो ई वे बिल कैसे जनरेट होगा, ई वे बिल एक जनरेट होगा, बी क्या करेगा, बायर किसको दिखा देगा, ए को दिखा देगा, क्योंकि बी तो किसको सेल कर रहा है, ए को सेल कर रहा है। पर कंसाइनी किसको दिखा देगा, गुड्स पहुंच किसके पास रहे हैं, सी के पास पहुंच रहे हैं। तो इस तरीके से वो एक ई वे बिल जनरेट कर सकता है, जिसमें वो बायर ए को दिखा देगा और कंसाइनी किसको दिखा देगा, सी को दिखा देगा। सो in bill to ship model where A orders B to ship goods to C, 2 text invoices are issued. Text invoice 2 इशू होंगे क्योंकि 2 सेल हो रही है, one from B to A and another from A to C. But only one E-way bill is required for movement of goods from B to C. ये जो B to C मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि A की मूवमेंट हो रहा है तो एक ही E-way bill जनरेट होगा, और ये E-way bill जनरेट कोई भी कर सकता है, चाहे A कर दे चाहे B कर दे। अब क्या इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी होती है, तो जो आपका पार्ट ए है, पार्ट ए में कौन सी इन्फॉर्मेशन जाती है, एक तो जीएसटी नंबर जाएगा सप्लायर रेसिपिएंट दोनों का, प्लेस ऑफ डिलीवरी जाएगी कहाँ डिलीवरी होनी जा रही है, विद पिन कोड जाएगी डिटेल, फिर कौन सा डॉक्यूमेंट आप साथ में कैरी कर रहे हो, चाहे वो टेक्स इनवॉइस हो, चाहे बिल ऑफ सप्लायर डिलीवरी चालान हो, बिल ऑफ एंट्री हो, डेट आएगी साथ में, वैल्यू ऑफ गुड्स आएंगे, एचएसएन कोड आएगा, रीजन फॉर ट्रांसपोर्ट आएगा कि आप सप्लाई कर रहे हो, अदर देन सप्लाई के लिए ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। टू बी फंडेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन, पार्ट ए कौन पढ़ता है, रजिस्टर्ड पर्सन जो मूवमेंट कॉज कर रहा हो। However, information in part A may be furnished by transporter. लेकिन अगर ऑथराइज कर दे रजिस्टर्ड पर्सन तो ट्रांसपोर्टर खुद भी पार्ट ए में ये इन्फॉर्मेशन फिल कर सकता है, या फिर जो भी आपका इको है, ई कॉमर्स ऑपरेटर, कोरियर एजेंसी, ये भी आपके बिहाफ पर ये इन्फॉर्मेशन फर्निश कर सकते हैं, ऑथराइजेशन देना पड़ेगा। और पार्ट बी में क्या आती है, पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर की ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड सारी डिटेल्स आती है कि ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, गुड्स रिसीट नंबर जिसे हम बोलते हैं, या फिर रेलवे का ट्रांसपोर्ट नंबर होगा, या एयरवे बिल नंबर होगा, बिल ऑफ लेडिंग नंबर होगा। तो जिस भी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हो रही है उनके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, तो उसके बेसिस पे जो भी डॉक्यूमेंट है उसका नंबर आ जाएगा, और साथ ही साथ व्हीकल का नंबर भी आएगा। अगर आप रोड से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो रोड पे जो गुड्स चलते हैं उन पे तो व्हीकल नंबर होता है, तो उसके लिए व्हीकल नंबर भी फिर मेंशन होना चाहिए पार्ट बी में। ये कौन फर्निश करता है, ट्रांसपोर्टर फर्निश करता है। आफ्टर फाइलिंग पार्ट ए, अब पार्ट ए स्लिप विद अ टेम्पररी नंबर इज जनरेटेड। पार्ट ए जब आप फिल करते हो तो ई-वे बिल कंप्लीट जनरेट नहीं माना जाता, जब तक आप पार्ट बी फिल नहीं करते हो तब तक ई-वे बिल जनरेटेड नहीं माना जाता। तो पार्ट ए जब फिल करोगे तब सिर्फ क्या होगा, टेम्पररी नंबर जनरेट होगा। क्या, टेम्पररी नंबर। दिस स्लिप कैन बी यूज्ड लेटर टू फिल पार्ट बी when transportation details are available. E-way bill can only be generated after completing part B with transportation details. तो E-way bill जनरेट तभी माना जाएगा। अब किन किन केसेस में मैंडेटरी जनरेट करना पड़ता है ई-वे बिल, चाहे ओन है या हायर्ड कन्वेंस है या आप रोड से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। अगर आप कन्वेंस में ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, रोड के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो जनरेट कौन करेगा, कंसाइनर करेगा या कंसाइनी कर देगा, और पार्ट बी में इंफॉर्मेशन भी फर्निश करनी पड़ेगी। अगर आप रोड से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो वाया ट्रांसपोर्टर, क्या, अगर आप रोड से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो वाया ट्रांसपोर्टर तो उस केस में जनरेट ट्रांसपोर्टर कर सकता है। अगर कंसाइनी क्या नहीं करते, खुद से जनरेट नहीं करती ई-वे बिल, तो ट्रांसपोर्टर ये काम कर सकता है, और करेगा कब, जब कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा होगी।
अगर रेल एयर या वेसल से अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, क्या रेल एयर वेसल से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन को खुद को ही, चाहे वो सप्लायर हो चाहे रेसिपिएंट, उसको खुद को ही जनरेट करना पड़ेगा। दीज पीपल विल नॉट बी लायबल टू बी जनरेटेड आइदर बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट। ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स देनी पड़ेगी, जैसे जीआरएन, रेलवे रिसीट नंबर, रेलवे बिल ऑफ लेडिंग मस्ट बी फर्निश्ड इन पार्ट बी। फॉर ट्रांसपोर्ट railways need to carry invoice or delivery channel. E-way bill is to be produced at delivery. So अगर रेलवे से ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उस केस में ट्रांसपोर्टेशन के टाइम आपके पास इनवॉइस होगा, डिलीवरी चैनल होगा, दैट्स सफिशिएंट। ई-वे बिल आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। सो डिलीवरी जब लेने आओगे तब आपके पास ई-वे बिल जब होगा तो ही वो आपको डिलीवरी देंगे। ऑप्शनल फॉर लो वैल्यू कंसाइनमेंट। अब अगर 50,000 से कम वाला कंसाइनमेंट है तो भी, अगर कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 वाली लिमिट को एक्सीड नहीं करी तो भी आप क्या कर सकते हो, ई-वे बिल जनरेट कर सकते हो। ऐसी कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं कि उस केस में आप नहीं कर सकते हो, तब भी आप चाहते हो, यू आर फ्री टू डू इट, बट इट इज ऑप्शनल। तो इस केस में कोई भी कर सकता है कंसाइन ट्रांसपोर्टर, और ये ऑप्शनल है पर परमिसिबल है। अनरजिस्टर्ड पर्सन कॉजिंग मूवमेंट इन ओन कन्वेंस हायर वन या बायर ट्रांसपोर्टर। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन मूवमेंट करवा रहा है तो उस केस में या तो अनरजिस्टर्ड पर्सन या ट्रांसपोर्टर क्या कर देगा, ई-वे बिल जनरेट कर देगा। और ई-वे बिल जनरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शनल हो जाएगा। सप्लाई बाय अनरजिस्टर्ड सप्लाई टू रजिस्टर्ड रेसिपिएंट। अगर अनरजिस्टर्ड सप्लाई क्या कर रहा है, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, तो रजिस्टर्ड, क्योंकि रेसिपिएंट रजिस्टर्ड, तो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को क्या करना पड़ेगा, ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। और मूवमेंट इज डीम्ड कॉज्ड बाय रेसिपिएंट इफ नोन एट कमेंसमेंट। तो मूवमेंट डीम्ड किससे माना जाएगा, किसके थ्रू माना जाएगा, रेसिपिएंट के थ्रू माना जाएगा। व्हेन इज इट नॉट मैंडेटरी टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ कन्वेंस इन पार्ट बी। कब आप पार्ट बी में इंफॉर्मेशन बिना फर्निश करे काम चला सकते हो। सो ई-वे बिल इज वैलिड फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय रोड ओनली व्हेन इंफॉर्मेशन इज इन पार्ट बी इज फर्निश। तो उसको वैलिड कब माना जाता है, जब पार्ट बी में इंफॉर्मेशन फर्निश हो जाएगी। लेकिन पार्ट बी डिटेल्स आर नॉट रिक्वायर्ड व्हेन गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फॉर 50 किलोमीटर्स विद इन स्टेट और यूटी। 50 किलोमीटर्स तक अगर मूवमेंट हो रहा है और विद इन स्टेट और यूटी मूवमेंट हो रहा है, क्या 50 किलोमीटर तक अगर विद इन स्टेट यूटी मूवमेंट हो रहा है, विद इन है सिर्फ विद इन के केस में होगा, अगर इंटर स्टेट है तो नहीं, ये रूल नहीं लगेगा। सो अगर विद इन स्टेट 50 किलोमीटर तक मूवमेंट हो रहा है, और कहां से कहां तक हो रहा है, या तो कंसाइनर की प्लेस से ट्रांसपोर्टर की प्लेस पे जा रहा है, मतलब जो गुड्स का मूवमेंट करवा रहा है, जो गुड्स भेज रहा है उसकी प्लेस से ट्रांसपोर्टर तक की प्लेस पे गुड्स आ रहे हैं, और 50 किलोमीटर तक वाला ही रेंज है, तो उस केस में आपको पार्ट बी की डिटेल्स आप नहीं भी भरोगे तो भी आपका ई-वे बिल वैलिड माना जाएगा, क्योंकि पार्ट बी की डिटेल्स भरोगे कब, जब ट्रांसपोर्टर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि वो किस व्हीकल में ट्रांसपोर्ट करवाने वाला है एंड एक्सेट्रा। सो उस केस में आपको एक्सेप्शन दे रखा है। और दूसरा एक्सेप्शन फ्रॉम ट्रांसपोर्टर्स प्लेस ऑफ बिजनेस टू कंसाइनीज प्लेस ऑफ बिजनेस, कि ट्रांसपोर्टर की जगह से कहां तक गुड्स जा रहे हैं, जिसको गुड्स फाइनली मिलने वाले थे उसकी जगह तक जा रहे, तो भी एक्सेप्शन लग जाएगा। अब जैसे आप ई-वे बिल जनरेट आपका पूरा हो जाता है, पार्ट बी वगैरह सब फाइल हो जाता है, तो फाइनली आपको क्या मिल जाता है, यूनिक ई-वे बिल नंबर मिल जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमें क्या मिला था, सिर्फ टेम्पररी नंबर मिला था, जो फाइनली जनरेट हो जाएगा तब आपको यूनिक ई-वे बिल नंबर मिल जाएगा। ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर। अगर आप एक कन्वेंस से दूसरे कन्वेंस में गुड्स का ट्रांसफर करते हो, सो आप आराम से पार्ट बी में डिटेल्स अपडेट कर दो, दैट इज अलाउड। So, when goods are transferred between conveyances or transported via multiple modes, consignor, recipient, transporter कोई भी क्या कर सकता है, पार्ट बी की जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपडेट कर सकता है बिफोर फर्दर मूवमेंट करना पड़ेगा फिर। एंड इट कैन बी अपडेटेड मल्टीपल टाइम्स विद इन द वैलिडिटी पीरियड। तो जो ई-वे बिल का वैलिडिटी पीरियड है उसके अंदर आप इसको मल्टीपल टाइम्स अपडेट कर सकते हो, यू आर फ्री टू डू सो। ई-वे बिल का वैलिडिटी पीरियड अभी हम देखने वाले हैं। Once part B is updated by transporter, consignor or recipient cannot reassign e-way bill to another transporter। और मतलब एक ही टाइम पे बेसिकली सेम ई-वे बिल नंबर असाइन नहीं कर सकते हो, तो उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। अब कंसोलिडेटेड ई-वे बिल, देखो आप जितनी सेल करोगे, जितनी सेल होगी, जितने इनवॉइसेस इशू करोगे, हर इनवॉइस के लिए आपको सेपरेट ई-वे बिल इशू करना रहता है। क्या हर इनवॉइस के लिए आपको सेपरेट ई-वे बिल इशू करना रहता ही रहता है, सिर्फ एक बिल टू शिप टू मॉडल वाला केस अलग है। उसके अलावा अगर आप जितने इनवॉइस इशू करोगे उतने ही आपको ई-वे बिल इशू करने पड़ेंगे, डिपेंडिंग ऑन दी अगर वो थ्रेशोल्ड भी एक्सीड कर रहा है। सो ये कंसोलिडेटेड ई-वे बिल फिर है क्या, जब हम कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू मतलब ई-वे बिल इशू कर ही नहीं सकते, हर के लिए मुझे सेपरेट करना है, तो फिर कंसोलिडेटेड ई-वे बिल है क्या। देखो आपको हर इनवॉइस के लिए सेपरेट ई-वे बिल इशू करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इन सब ई-वे बिल की इंफॉर्मेशन आप एक कंसोलिडेटेड ई-वे बिल में लेकर चल सकते हो। सो it is generated in form GST EWB 02 when multiple consignments each with its own EWB। हर का खुद का ई-वे बिल है, उसके बाद मल्टीपल कंसाइनमेंट्स का खुद का ई-वे बिल है, उसके बाद हम क्या करते हैं, कंसोलिडेटेड ई-वे बिल जनरेट करते हैं अगर ये सारे कुछ सिंगल व्हीकल में जा रहे हैं। ये क्या करता है, सारे ई-वे बिल्स की इंफॉर्मेशन को समराइज कर देता है। ये खुद एक सेपरेट ई-वे बिल नहीं है, इसलिए इसका खुद का एक सेपरेट वैलिडिटी पीरियड भी नहीं है,
हर ईवे बिल की खुद की जो वैलिडिटी पीरियड है उनके ऊपर वही वैलिडिटी पीरियड एप्लीकेबल होगा। सिर्फ कंसोलिडेटेड ईवे बिल का काम क्या है, ये उन सबकी इंफॉर्मेशन को समराइज कर रहा है, एक जगह लेकर आ रहा है, पर जो ईवे बिल सेपरेट इशूड है वो ही एक्चुअल ईवे बिल्स है, ये तो सिर्फ उनको समराइज करने का काम कर रहा है। Transporters can generate this consolidated bill on portal before movement, but its use is optional। और उसको जनरेट करना जरूरी भी नहीं है, अगर उनको अपनी जरूरत लगती है तो वो जनरेट कर सकते हैं, ताकि उनको एक सिंगल डॉक्यूमेंट कैरी करना पड़े, और जब पीओ उनसे मांगने हैं तो वो एक ही कंसोलिडेटेड ईवे बिल को दिखा सकता है, तो खुद की कन्वीनियंस के लिए काम कर सकता है, बट इट इज ऑप्शनल। यूजिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ ईडब्ल्यूबी फॉर फाइलिंग रिटर्न्स। रिटर्न्स फाइल करने के लिए आप ईडब्ल्यूबी की जो इन्फॉर्मेशन है, ईवे बिल की जो इन्फॉर्मेशन है, उसको यूज कर सकते हो। सो जो आपने पार्ट ई में हमने जीएसटी नंबर दिए, सप्लायर रेसिपेंट का, हमने गुड्स की डिटेल्स दी, उनकी वैल्यू सब बताइए ना, तो उसको हम जीएसटी 1 में एज इट इज यूज कर सकते हैं, क्योंकि जनरली हम ईवे बिल कब जनरेट कर रहे होंगे, जब हम एक्चुअली में मूवमेंट, हम एक्चुअली में सेल कर रहे होंगे, तो जो सेल वाले ट्रांजेक्शन है उनकी हम क्या कर सकते हैं, ऑटो पॉपुलेट कर सकते हैं डिटेल्स। फिर है कैंसिलेशन ऑफ ईडब्ल्यूबी। EWB can be cancelled electronically on portal within 24 hours of generation। जनरेशन के 24 घंटे के अंदर आप क्या कर सकते हो, उसको कैंसिल कर सकते हो। क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। सो ईवे बिल को आप एडिट नहीं कर सकते हो, एक्सेप्ट पार्ट बी। पार्ट बी में आप अपडेशन कर सकते हो ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स की, बट उसके अलावा आप ईवे बिल को एडिट नहीं कर सकते हो। तो अगर आपसे कुछ गलती हो गई तो फिर आपको कैंसिल ही करना पड़ता है ईवे बिल। सो यू कैन कैंसिल इट विद इन 24 आवर्स ऑफ जनरेशन। विद इन 24 आवर्स आप इसको क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। और कैंसिल तभी कर सकते हो जब इन गुड्स को ऑलरेडी ट्रांजिट में वेरीफाई नहीं किया गया हो, मतलब क्योंकि अगर ट्रांजिट में वेरीफाई हो गए तो इसका मतलब तो पक्का मूवमेंट ऑलरेडी हो ही रहा है ना, आपसे गलती थोड़ी हुई है। सो उस केस में फिर आप उसको कैंसिल नहीं कर पाओगे, बट अदरवाइज 24 आवर्स में आप उसको कैंसिल कर सकते हो। और ईवे बिल जो है वो वैलिड रहता है, ईवे बिल का जो नंबर है वो वैलिड रहता है 15 दिन तक फ्रॉम अपडेटिंग पार्ट बी डिटेल्स। सो पार्ट बी की जो डिटेल्स आप फर्निश करोगे उससे 15 दिन तक ये नंबर क्या रहता है, वैलिड रहता है। अब वैलिडिटी पीरियड क्या है ईवे बिल का, वो हम फाइनली देख लेते हैं। सो अगर आप क्या कर रहे हो, अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो या मल्टी मॉडल शिपमेंट, अगर इनके अलावा आप क्या कर रहे हो, इनके अलावा आप शिपमेंट कर रहे हो, तो उस केस में अप टू 200 किलोमीटर के लिए आपको एक दिन का वैलिडिटी पीरियड मिलेगा, और उसके बाद जितने किलोमीटर्स है 200 किलोमीटर्स और पार्ट देयर ऑफ, फॉर एवरी सब्सिक्वेंट 200 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ आपको एक एडिशनल डे मिलता जाएगा। सो अगर मान लो जैसे सपोज 500 किलोमीटर्स है, तो फर्स्ट 200 किलोमीटर्स के लिए मुझे एक दिन मिल जाएगा। सो फर्स्ट जो 200 किलोमीटर्स है, फर्स्ट 200 के लिए मुझे क्या मिल जाएगा, एक दिन। फिर नेक्स्ट 200 किलोमीटर्स और पार्ट देयर ऑफ, तो नेक्स्ट 200 किलोमीटर्स कितने होंगे, आप कितने किलोमीटर्स, 200 तो हो गए, 300 बचे। सो एक और 200 किलोमीटर्स हो गए, तो एक और एडिशनल डे मिल जाएगा। अब कितने डे बचे, 100 क्या है, पार्ट देयर ऑफ। पूरा 200 किलोमीटर्स नहीं है, बट उसका पार्ट भी है, तो उसके लिए भी मेरे को एक और एडिशनल डे मिल जाएगा। सो आप उसको डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो, 500 करो, डिवाइड बाय क्या कर दो, 200 कर दो, कितना आएगा 2.5। 2.5 को आप क्या कर दोगे, राउंड ऑफ कर दोगे, क्या अपर राउंड ऑफ कर दोगे, तो इट बिकम्स 3। सो आपको 3 दिन मिल जाएंगे। फिर अगर आप का जो मूवमेंट होने वाला है उसमें ओवर डायमेंशनल कार्गो या मल्टी मॉडल शिपमेंट भी इन्वॉल्व होने वाला है साथ में, तो उस केस में क्योंकि उनकी स्पीड क्या रहती है, स्लो रहती है, जब आप इनके थ्रू शिपमेंट करवाओगे, तो उस केस में आपको 20 किलोमीटर के लिए एक दिन मिलेगा, 200 की जगह यहाँ पे 20 हो जाएगा बेसिकली, और हर फिर 20 किलोमीटर के लिए या पार्ट देयर ऑफ के लिए आपको एक एडिशनल डे मिलता जाएगा। सो इस केस में आप जैसे अगर 500 का होता है टोटल, तो 500 डिवाइडेड बाय क्या कर देते हैं, 20 कर देते हैं इस केस में, तो 25 आपके पास डेज निकल कर आ जाते हैं। अब देखो क्या दे रखा है, relevant date is date on which e-way bill is generated and validity period is counted from that time with each day ending at midnight on following day। So अब इस exactly इस एक दिन को काउंट हम कहाँ से करना स्टार्ट करेंगे, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो उसको आप एग्जाम्पल से बेटर समझ पाओगे। सो हर डे का स्टार्ट कहाँ से मानेंगे, हर डे का स्टार्ट ये मिडनाइट से मानेंगे। कहाँ से, मिडनाइट से मानेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल इफ e-way bill is generated on 0004 hours on 14th March, तो रात में जनरेट किया है, 13 की रात अभी जस्ट खत्म हुई है, 13 तारीख खत्म हुई है, 14 तारीख स्टार्ट हुई है, हमने क्या करा 4 मिनट पे क्या कर लिया, इस ईवे बिल को जनरेट कर लिया। सो आप क्या करोगे, अभी 13-14 की रात चल रही है, अब आपको देखना है हमने 14 तारीख को जनरेट किया, जनरेट कब किया है, 14 तारीख को किया है, चाहे 4 मिनट ही हुए, अभी 14 तारीख आए हुए। आप क्या करोगे, सबसे पहले चेक करोगे 14 तारीख खत्म कब हो रही है, क्या ये 14 तारीख खत्म कब होगी। सो ये 14 तारीख कब खत्म होगी, अभी तो स्टार्ट हुई है, 4 मिनट ही हुए 14 तारीख हुए, तो अभी तो मतलब पूरा 24 आवर्स आपके पास है। सो ये 14 तारीख खत्म होगी जब
14 तारीख के कितने बजेंगे? रात के 12 बजेंगे। तो जब 14 तारीख को 00 आवर्स हो जाएंगे ना, मतलब 15 तारीख स्टार्ट हो जाएगी, विच वी कैन ऑल्सो से 23:59। 23:59 पे 14 तारीख क्या होगी? एंड हो जाएगी। तो 23:59 पे 14 तारीख एंड होगी, यहां से इसका वैलिडिटी पीरियड क्या होगा? स्टार्ट होगा। सो जिस भी डेट को जनरेट कर रहे हो उस दिन वो डे हो रहा है, उस डे का ये एंडिंग कब है, वहां से इसका वैलिडिटी पीरियड हम क्या मानेंगे? स्टार्ट मानेंगे। तो 14 तारीख के जब रात के 11:59 और 59 सेकंड्स हो जाएंगे, उस टाइम पे क्या होगा? इसका वैलिडिटी पीरियड स्टार्ट होगा। सो इसका वैलिडिटी पीरियड इस 4 मिनट वाले टाइम से स्टार्ट नहीं होगा, यहां से स्टार्ट होगा। सो अगर मान लो एक दिन, जैसे एक दिन का वैलिडिटी पीरियड होगा, सो 14 तारीख के अभी कितने बचे? 23:59। तो अगर एक दिन का वैलिडिटी पीरियड है, सो इसका मतलब 15 तारीख 15-16 की रात इनकी क्या होगी? फर्स्ट डे एंड माना जाएगा। सो फर्स्ट डे की वैलिडिटी एंड कब होगी? 15-16 की। 15-16 की रात को क्या होगी? फर्स्ट डे की वैलिडिटी एंड होगी। सेकंड डे की वैलिडिटी कब एंड होगी? 16-17 की रात को एंड होगी। वही अगर मान लो ये हमने 14 तारीख को जनरेट किया होता, लेकिन 14 तारीख को 23:58 पे जनरेट किया होता, तो 14 तारीख खत्म कब हो रही है? 23:59 को। तो बस यहां से इसका वैलिडिटी पीरियड लगना स्टार्ट हो जाएगा। सो दोनों केसेस में आपको अंतर ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी डेट है आप बस इतना ध्यान में लगाना कि वो एंड कब हो रहा है, वो एंड कब हो रहा है, वहां से इसका वैलिडिटी पीरियड क्या होगा? स्टार्ट होने लगेगा। सो इसको हम रात से हम क्या करते हैं? मिडनाइट से इसका वैलिडिटी पीरियड स्टार्ट मानते हैं। सो वैलिडिटी स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट एंट्री इन पार्ट बी। और ध्यान में रखना, पार्ट बी में जब आप पहली एंट्री कर रहे हो ना, वहां से वैलिडिटी पीरियड स्टार्ट माना जाएगा। सो आप बार बार ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स बदलोगे, उससे आपका वैलिडिटी पीरियड बढ़ेगा नहीं। जो स्टार्टिंग में आपने एक बार एंट्री कर दी, वहां से ही आपका वैलिडिटी पीरियड काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो वैलिडिटी पीरियड है, ये एक्सटेंशन भी इसका किया जा सकता है, तो जनरली नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है कि एक तो या तो कमिश्नर करते कुछ सर्टेन गुड्स के लिए काउंसिल के रिकमेंडेशंस पे, या फिर अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है तो ट्रांसपोर्टर क्या करवा सकता है? अपनी ईवे बिल की वैलिडिटी को बढ़वा सकता है। In such cases, transporter must update Part B and provide a detailed explanation for extension. Validity of e-way bill can be extended within 8 hours from the time it expires. तो 8 घंटे जब वो एक्सपायर हो गया, उसके 8 घंटे में आपको एक तो अपडेट करवाने की रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, और जो भी सर्कमस्टांसेस है वो आपको उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि आप क्यों करवा रहे हो। फिर है एक्सेप्टेंस ऑफ ई-वे बिल। सो ई-वे बिल का एक्सेप्टेंस भी करना पड़ता है। ई-वे बिल डिटेल्स आर मेड अवेलेबल टू सप्लायर इफ रजिस्टर्ड वेयर पार्ट ए इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय रेसिपिएंट और ट्रांसपोर्टर एंड वाइस वर्सा। सो अगर मान लो रेसिपिएंट ने जनरेट किया है, ट्रांसपोर्टर ने जनरेट किया है, तो किसको मिल जाएगी? सप्लायर को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। या फिर अगर सप्लायर ने किया है तो रेसिपिएंट को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उसका एक्सेप्टेंस करना भी रिक्वायरमेंट होता है। कितने टाइम में करना पड़ेगा? या तो 72 आवर्स, जब जनरेट किया 72 आवर्स में कर दो, या जब एक्चुअल डिलीवरी हो जाएगी फिर तो एक्सेप्टेंस ही है वही। सो विच एवर इज अर्लियर विल बी डीम्ड योर रिस्पॉन्स टाइम। और अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो हम मान लेंगे आपका डीम्ड एक्सेप्टेंस है। सप्लायर रेसिपिएंट मस्ट कम्युनिकेट एक्सेप्टेंस रिजेक्शन ऑफ ई-वे बिल ऑन कॉमन पोर्टल। सो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन दोनों में से कुछ भी वो फर्निश कर सकते हैं। अब किन किन केसेस में ई-वे बिल जनरेट नहीं करना पड़ेगा? अगर आप क्या कर रहे हो, कुछ ऐसे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं जो क्या है? एग्जेम्प्ट है ई-वे बिल के जनरेशन से। कौन कौन से गुड्स हैं? अगर आप एलपीजी का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो फॉर सप्लाई टू हाउस होल्ड्स या नॉन डोमेस्टिक एग्जेम्प्टेड कैटेगरी कस्टमर्स, तो उस केस में ई-वे बिल जनरेशन रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप केरोसिन ऑयल का सेल कर रहे हो कहाँ पे? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, तो भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। पोस्टल बैगेज ट्रांसपोर्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, तो उस केस में भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। नेचुरल कल्चरल पर्ल्स, प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन्स, प्रेशियस मेटल्स और मेटल्स क्लेड विद प्रेशियस मेटल, तो इस केस में भी ई-वे बिल जनरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लोग चुरा के ले जाएंगे। ज्वेलरी, goldsmith and silversmith wares and other articles except imitation jewelry. So imitation jewelry के केस में आपको जनरेट करना पड़ेगा, बट इनके केसेस में जनरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। करेंसी के रिगार्डिंग देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू जनरेट ई-वे बिल, नहीं तो लोग घूमना बंद कर देंगे। यूज पर्सनल एंड हाउस होल्ड इफेक्ट्स, अगर आपकी यूज कुछ सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। ओरल, अनवर्क्ड और वर्क्ड। फिर है अगर आप नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस से क्या कर रहे हो? ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे हो। जैसे अगर आप घोड़े के ऊपर सामान लेके जा रहे हो तो उस केस में यू नीड नॉट, टांगे के ऊपर लेके जा रहे हो तब जनरेट नहीं करना। अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं फ्रॉम कस्टम्स, पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, लैंड कस्टम स्टेशन टू इनलैंड कंटेनर डिपो या कस्टम फ्रेट स्टेशन। सो ये बहुत बार क्वेश्चन में कभी आ भी जाता है, तो उसको भी ध्यान अच्छे से रख लेना कि अगर इनके बीच में ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उस केस में आपको ई-वे बिल नहीं जनरेट करना पड़ता। मूवमेंट विद इन स्पेसिफाइड एरियाज, जो पर्टिकुलर सेक्शंस में अगर किसी स्पेसिफाइड एरिया को स्पेसिफाई कर रखा है तो उस केस में भी जरूरत नहीं रहती है। अगर गुड्स क्या है जीएसटी से एग्जेम्प्ट है तो उस केस में फिर आप क्यों ही जनरेट करोगे, लेकिन एक्सेप्शन दे रखा है डी ऑयल केक का। और एल्कोहलिक लिकर या जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसके केस में शेड्यूल 3 वाली सप्लाईज है, उसके केस में भी नहीं करना। गुड्स ट्रांसपोर्टेड अंडर या तो कस्टम सुपरविजन सील या कस्टम्स बॉन्ड फ्रॉम इनलैंड कंटेनर डिपो टू
या कस्टम्स फ्रेट स्टेशन टू कस्टम्स पोर्ट एयरपोर्ट, सो यहाँ जो ऊपर वाला केस है उसका उल्टा देख लेंगे, या फिर बिटवीन कस्टम्स पोर्ट और स्टेशन। अगर ट्रांसिट कार्गो है नेपाल भूटान टू एंड फ्रो, तो उस केस में भी ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर गुड सप्लाइड, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, गुड सप्लाइड बाय सीएसजी टू यूनिट रन कैंटीन्स या ऑथराइज कस्टमर्स और बाय यूनिट रन कैंटीन्स टू ऑथराइज कस्टमर्स, तो उसके केस में भी यू नीड नॉट। उसके बाद यहाँ पर जो सीएसडी इसका मतलब है कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट। तो जो आर्मी वगैरह रहते हैं ना, इनके लिए अलग से एक स्टोर्स डिपार्टमेंट होता है, तो उसके केस में अगर वो खुद की कैंटीन्स वगैरह कोई गुड्स भेज रहे हैं तो उसके केस में ईबीबी जनरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। फिर अगर आप सप्लाई कर रहे हो हैवी वाटर न्यूक्लियर फ्यूल्स बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी टू एनपीसीआईएल, तो उसके केस में इट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि डिफेंस का मामला है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कर रही है तो भी नहीं। अगर सीजीएसडी लोकल अथॉरिटी क्या करे, रेल के थ्रू मूवमेंट करवाएं तो भी जनरेशन रिक्वायर्ड नहीं होगा ईबी बिल का। एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स, एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेता है, तो उसके केस में भी ईबी जनरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप वे ब्रिज तक वेट गुड्स का वेट करने के लिए वे ब्रिज अलग से होते हैं, तो उसके वहां तक अगर आप गुड्स लेके जा रहे हो तो आप डिलीवरी चालान काम में ले सकते हो, दैट इज सफिशिएंट। ईबी जनरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, बट विद इन 20 किलोमीटर होना चाहिए। और अगर आप एम्प्टी एलपीजी सिलेंडर्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो भी इट इज नॉट रिक्वायर्ड। डॉक्यूमेंट्स इनवॉइसेस टू बी कैरिड बाय पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस, सो अगर आप कन्वेंस साथ में लेकर जा रहे हो, मूवमेंट करवा रहे हो, तो उस केस में आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए? इनवॉइस होना चाहिए, बिल ऑफ सप्लाई होना चाहिए, या फिर डिलीवरी चालान होना चाहिए, इनमें से एक भी होना चाहिए जैसा भी एप्लीकेबल हो। कॉपी ऑफ ईबी बिल इन फिजिकल फॉर्म, या अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ईबी बिल नंबर होगा तो भी चलेगा। और मैप टू आरएफआईडी डिवाइस ऑन कन्वेंस, या कन्वेंस पे आरएफआईडी डिवाइस से डायरेक्टली ट्रेस भी करवाया जा सकता है। सो ये आपके पास होना चाहिए, पर ये रोड के केस में एप्लीकेबल होगा, रेलवे एयर और वेसल के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। और कॉपी ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर इंपोर्टेड गुड्स आल्सो इंडिकेट्स इट्स नंबर एंड डेट इन पार्ट ए ऑफ ईडब्ल्यूबी। सो अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो गुड्स का, गुड्स इंपोर्टेड वाले, तो आपके पास बिल ऑफ एंट्री होनी चाहिए। इन केस ऑफ ई इनवॉइस, IRN embedded in QR code can be presented electronically in lieu of physical text invoice. तो अगर आपने ई इनवॉइस जनरेट कर रखा है, तो उस केस में जो आपके पास IRN है QR कोड वाला, वो भी आप दिखा सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली, फिजिकल टेक्स्ट इनवॉइस होना जरूरी नहीं है। When e-invoice is issued, information in part A of EWB auto populate कर रही है, हमने लास्ट चैप्टर में देखा भी था। In specific cases, commissioner may permit person in charge to carry following instead of e-way bill. So कुछ केसेस में क्या कर सकता है, e-way bill की जगह आप सिर्फ टेक्स्ट इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, बिल ऑफ एंट्री से काम चला सकते हो, डिलीवरी चालान भी आपके पास हो सकता है। If goods are transported for other than supply, commissioner will require certain transporters to obtain a unique RFID and have it embedded on conveyance and map EWB to RFID before मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो ये बेसिकली क्या होता है, रीडर डिवाइस होता है जिसके बेसिस पे वो डायरेक्टली ट्रैक कर सकते हैं, जो भी गुड्स मूवमेंट होगा उसको डायरेक्टली वो ट्रैक कर पाएंगे कि इस गुड्स इस पर्टिकुलर कन्वेंस में कितना व्हीकल है, तो वो पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टर्स के लिए कर सकते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड कन्वेंस, सो कमिश्नर ऑथराइज्ड ऑफिसर क्या कर सकते हैं, आपका कन्वेंस वेरीफाई कर सकता है ड्यूरिंग द ट्रांजिट, इंटर स्टेट और इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स का। RFID रीडर्स विल बी इंस्टॉल्ड एट लोकेशंस वेयर गुड्स मूवमेंट वेरिफिकेशन इज नेसेसरी। RFID रीडर्स होंगे जहां पे भी गुड्स का वेरिफिकेशन हो रहा होगा वहां पे। Verification of vehicles with e-way bills. Map to RFID will be done using RFID readers. और अगर आपने ऑलरेडी मैपिंग करवा रखी है तो फिर डायरेक्टली वो RFID रीडर्स के थ्रू आपका वेरिफिकेशन कर लेंगे। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ कन्वेंसेस विल बी कैरिड आउट बाय ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय कमिश्नर। सो अगर कमिश्नर ने ऑथराइज करा है तो वो फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं वो ऑफिसर्स। कन्वेंस सस्पेक्टेड ऑफ टैक्स एवेशन कैन बी फिजिकली वेरीफाइड बाय एनी ऑफिसर विद कमिश्नर्स अप्रूवल। सो अगर आपके ऊपर सस्पेशन है कि आप टैक्स इवेड कर रहे हो तो फिर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन आराम से किया जा सकता है कमिश्नर के अप्रूवल से। इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स, सो अगर आपका इंस्पेक्शन किया गया है तो आप समरी रिपोर्ट देनी पड़ेगी कितने टाइम में, विद इन 24 आवर्स इन पार्ट ए। ऑनलाइन आपको दी जाएगी पार्ट ए में समरी रिपोर्ट, फिर उसके पार्ट बी में फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी विद इन 3 डेज। नेक्स्ट 3 डेज में पार्ट बी में इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आपके पास पूरी फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी और इसको 3 डेज से और बढ़ाया जा सकता है कमिश्नर के थ्रू। टाइम फॉर रिपोर्टिंग इज काउंटेड फ्रॉम मिडनाइट ऑफ डेट द व्हीकल वाज इंटरसेप्टेड। तो जैसे ई-वे बिल में हम मिडनाइट से काउंट करते हैं, यहाँ पे मिडनाइट से काउंट होगा टाइम। No further physical verification of goods is required in same state or UT once verified unless specific tax evasion information is made available subsequently. So अगर आपका एक स्टेट में एक बार वेरिफिकेशन हो गया, दोबारा सेम व्हीकल का वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा। पर अगर आपके ऊपर टैक्स एवेशन का कुछ सस्पेशन होगा तब आपका दोबारा वेरिफिकेशन किया जा सकता है। हार्ड कॉपीज ऑफ नोटिसेस ऑर्डर इशूड बाय टैक्स अथॉरिटी मे बी शोन एज अ प्रूफ ऑफ इनिशिएशन ऑफ एक्शन टू अनदर टैक्स अथॉरिटी व्हेन रिक्वायर्ड। सो जो नोटिस और ऑर्डर टैक्स अथॉरिटी ने इशू किए उसकी हार्ड कॉपीज आप क्या कर सकते हो, मे बी शोन एज प्रूफ ऑफ इनिशिएशन ऑफ एक्शन टू अनदर टैक्स अथॉरिटी जब रिक्वायर्ड हो।
ओनली गुड्स एंड कन्वेंसेस विद वायलेशन ऑफ जीएसटी प्रोविजन शुड बी डिटेन और कॉन्फिस्केटेड। सो अगर आपने जीएसटी का वायलेशन किया होगा तभी आपके गुड्स को क्या किया जाएगा, गुड्स को और कन्वेंस को जब्त किया जाएगा। फैसिलिटी फॉर अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डिटेंशन ऑफ व्हीकल। अगर आपका व्हीकल को डिटेन कर लिया है तो आपको जैसे ही आपका व्हीकल इंटरसेप्ट किया गया उससे अगर पीरियड 30 मिनट का ज्यादा का निकल गया तो आप क्या कर सकते हो, ट्रांसपोर्टर क्या कर सकता है, स्पेसिफाइड फॉर्म इन ऑन कॉमन पोर्टल पे जाके इन्फॉर्मेशन अपलोड कर सकता है। ब्लॉकिंग ऑफ ई-वेबल जनरेशन फैसिलिटी। कब कब आपकी ई-वेबल जनरेशन की जो फैसिलिटी वो ब्लॉक हो जाएगी। ये ब्लॉक किस केस में होती है, सिर्फ आप एज अ सप्लायर ई-वेबल जनरेट नहीं कर पाओगे अगर आपकी फैसिलिटी ब्लॉक कर दी जाती है, पर आप एज अ रेसिपेंट कर सकते हो, एज अ ट्रांसपोर्टर कर सकते हो। तो बेसिकली अगर आपके ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं, जैसे अगर आप कंपोजिशन स्कीम में और आपने दो कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स की नहीं करी, रिटर्न फाइल नहीं करी, स्टेटमेंट नहीं दिए, रेगुलर स्कीम में होकर 2 टैक्स पीरियड के नहीं दिए, या फिर आपने जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करी 2 महीने या 2 क्वार्टर्स की, तो उस केस में आपके ऊपर ये काम किया जा सकता है। और हैविंग या फिर उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, तो फिर ई-वेबल जनरेशन क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। सो बेसिकली सप्लायर के केस में क्यों किया, क्योंकि इनसे रास्ता पता चल रहा है कि सप्लायर क्या कर रहा है, टैक्स अपना पे नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पहुंचा रहा है, तो इसलिए इस केस में उसका ई-वे बिल क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया जाएगा कि अब तुम सेल ही नहीं कर पाओगे। तो अगर तुम्हें अब सेल करनी है तो पहले तुम ये सारी चीजें का कंप्लायंसेस करो, इनका कंप्लायंस हो जाएगा, फिर हम तुम्हारा क्या कर देंगे, अनब्लॉक कर देंगे और फिर तुम सेल कर देना। और अगर किसी सप्लायर का ये फैसिलिटी ब्लॉक हो गया है तो उस सप्लायर की सेल्स के लिए कोई और भी ई-वेबल जनरेट नहीं कर सकता। सो नो कंसाइनर, कंसाइनी, ट्रांसपोर्टर, इको कोरियर एजेंसी कैन फर्निश पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी फॉर आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स फॉर ब्लॉक जीएसटीआईएन। Jurisdictional Commissioner may unblock e-way generation upon receiving application from taxpayer subject to sufficient cause, written reasons and conditions restrictions. No rejection order shall be issued without providing a reasonable opportunity of being heard to taxpayer. So opportunity of being heard आपको दी जाएगी, reasons वगैरह आपसे ले सकते हो और फिर उसके बाद वो आपकी unblock भी कर सकते हैं facility. Rejections of permissions by state or UT commissioner are deemed equivalent to those by central commissioner. So अगर state UT commissioner ने कोई order pass किया, it is deemed same as सेंट्रल कमिश्नर ने भी सेम ऑर्डर पास किया है। कंसाइनी रेसिपेंट एक्सप्रेस स्टोरिंग गुड्स इन द ट्रांसपोर्टर्स गोडाउन। तो अगर कोई कंसाइनी या रेसिपेंट क्या करता है, अपने ट्रांसपोर्टर के गोडाउन में गुड्स स्टोर करना चाहता है, ट्रांसपोर्टर के गोडाउन में गुड्स स्टोर करना चाहता है, तो फिर उसको अपना एज अ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखानी पड़ेगी ट्रांसपोर्टर के गोडाउन को। ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सप्लायर्स प्रीमाइसेस कंक्लूड्स व्हेन गुड्स रीच ट्रांसपोर्टर्स गोडाउन, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड वैलिडिटी नीड नॉट बी एक्सटेंडेड। सो उस केस में हम क्या मान लेंगे कि वो ट्रांसपोर्टेशन खत्म कहाँ हो गया, ट्रांसपोर्टर के गोडाउन में ही खत्म हो गया। सो दोबारा से अलग से वैलिडिटी पीरियड एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और अब जब आप फाइनली ट्रांसपोर्टर के गोडाउन से खुद की जगह पर उन गुड्स को जब लेके आओगे, तब आप क्या कर सकते हो, एक सेपरेट ई-वे-बिल आप जनरेट कर लोगे उस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। A valid e-way-bill is required for movement from transporters go down to any other place of business. Requirement for maintaining accounts and records. अगर आप ट्रांसपोर्टर हो, ट्रांसपोर्टर्स एंड वेयरहाउस कीपर्स मस्ट मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जैसे वेयरहाउस वगैरह वालों को चाहिए होती है वैसे सेम इनको मेंटेन करनी पड़ेगी। और अगर आप रेसिपेंट हो तो रेसिपेंट को आप क्या करना पड़ेगा, रेसिपेंट एक्सप्रेस मस्ट मेंटेन अकाउंट्स, इसमें रूल 56-57 इंक्लूडिंग गुड्स स्टोर्ड एट ट्रांसपोर्टर्स गोडाउन। और ये एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस जो है ट्रांसपोर्टर के गोडाउन को दिखाया, उसके रिलेटेड बुक्स अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के ऊपर ही रख सकते हैं। की पॉइंट्स क्या है कि ई-वे-बिल जनरेटेड इन वन स्टेट इज वैलिड इन अनदर स्टेट। तो आपको हर स्टेट के लिए अलग अलग ई-वे-बिल जनरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट इज इनवैलिड विदाउट व्हीकल नंबर। अगर व्हीकल का नंबर नहीं है तो उसको इनवैलिड माना जाएगा। इट कैन नॉट बी एडिटेड, इट हैज टू बी कैंसिल एंड रीजनरेटेड विद इन 24 आवर्स। तो अगर आपसे गलत हो गया तो आपको कैंसिल करके जनरेट करना पड़ेगा दोबारा से। पार्ट बी जो व्हीकल इन्फॉर्मेशन वाला होता है, उसको आप n नंबर ऑफ टाइम्स क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। और जो आपका व्हीकल नंबर आपने AWB में लिखा है वो आपके एक्चुअल व्हीकल से मैच करना चाहिए जो आपका ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है। मल्टीपल इनवॉइसेस रिक्वायर सेपरेट ई-वे-बिल्स बट अ कंसोलिडेटेड ई-वे-बिल कैन बी जनरेटेड फॉर वन व्हीकल। सो सेपरेट ई-वे-बिल होंगे, सिर्फ उनका समरी के फॉर्म में आप कंसोलिडेटेड ई-वे-बिल जनरेट कर सकते हैं। Expressions like transported by railways or movement of goods by railways do not include leasing of parcel space by railways. So parcel space का leasing is not included in the railway transportation. अब हम फाइनल इनके क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। So पहला क्वेश्चन दे रखा है, Mala Services क्या है, सप्लायर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज रजिस्टर्ड इन हरियाणा। इट हैज अप्रोच यू टू ascertain the period for which books of accounts are required to be maintained। तो एक तो 72 मंथ्स वाला बता दोगे, और अगर आपका वो प्रोसीडिंग्स वगैरह चलती है तो 1 ईयर और 72 मंथ्स whichever is later वाला बता दोगे। सो आई एम नॉट रीडिंग इट एंटायरली, बट ये देख लो इन्होंने सेम आंसर दे रखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस अबाउट द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन बाय whom? एक्सेल ग्रुप्स। ये क्या कर रहे हैं, एक्सेल सप्लाई कर रहे हैं और
रजिस्टर्ड है जीएसटी लॉ में। सो आपको क्या करना पड़ता है, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर की डिटेल्स देनी पड़ती है, फिर उसके स्टॉक की डिटेल्स आएगी, फिर क्या आएगा, इनवर्ड जो और आउटवर्ड जो सप्लाई करे उसकी डिटेल्स आ जाएगी, इनवर्ड सप्लाई का आईटीसी जो आप आएगा वो आ जाएगा, और आउटवर्ड की सप्लाई के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, टैक्स कितना पेबल और पेड है, और इसके अलावा कोई पर्टिकुलर स्पेसिफाइड होंगे तो वो आ जाएंगे। सो जो मैंने 5 पॉइंट आपको अच्छे से याद करवाए थे वही यहाँ पे लिखने हैं। फिर स्वाद रेस्टोरेंट का कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखी है, हमें बताना है which records discuss the records which are not to be maintained by a supplier opting for composition levy through though required to be maintained by a normal taxpayer। So हमने देखा था स्टॉक ऑफ गुड्स और डिटेल्स ऑफ टैक्स, उसमें देखा था कि ये कंपोजिशन सप्लायर को नहीं मेंटेन करने होते एक्सेप्ट बाय कंपोजिशन सप्लायर। सो ये दो ऐसे हैं जिनको कंपोजिशन सप्लायर को नहीं मेंटेन करना होता, तो वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन सेम यहाँ पे कर रखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी मैन्युफैक्चरर्स engages Raghav and Sons as an agent to sell goods on its behalf, wherein the invoice for supply or procurement on behalf of ABC Manufacturers Limited is issued by Raghav and Sons on its own name. For the purpose, ABC Manufacturer ने supply करे goods Raghav and Sons located in हरियाणा। हमें बताना है कि राघव एंड सन्स क्या एजेंट है, तो एजेंट को कौन कौन सी चीजें मेंटेन करनी होती है, तो एक तो वही ऑथराइजेशन किसी से रिसीव हुआ, फिर वो बेसिकली कितना डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी वैल्यू का सप्लाई मतलब गुड्स का इंफॉर्मेशन वो पूरी लिख देंगे, और जितना वो डिटेल अकाउंट्स फर्निश करेंगे उसकी डिटेल्स आ जाएगी, कितना टैक्स पेबल है उनके रिगार्डिंग वो आ जाएगा। सो ऑथराइजेशन आ जाएगा, कितने गुड्स आप रिसीव कर रहे हो, कितने सप्लाई कर रहे हो, उनका डिस्क्रिप्शन वैल्यू क्वांटिटी आ जाएगा, डिटेल्स ऑफ अकाउंट्स आ जाएगा, टैक्स पेड ऑन रिसीव्ड और सप्लाई आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंडी टॉय मैन्युफैक्चरर्स रजिस्टर्ड इन पंजाब सोल्ड इलेक्ट्रॉनिक टॉयज टू अ रिटेल सेलर इन गुजरात एट अ वैल्यू ऑफ 48,000 में जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है। इट वांट्स टू सेंड द कंसाइनमेंट टू द रिटेल सेलर इन गुजरात। हमें बताना है कि क्या इसमें ईवी बिल मैंडेटरीली जनरेट करना पड़ेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स। तो अगर वैल्यू किससे एक्सीड करती है 50,000 से, तो ही हमें एक्सीड करना तो ही हमें क्या करना पड़ता है, जनरेट करना पड़ता है। तो 48,000 में क्या होगा, जीएसटी कंपोनेंट भी इंक्लूड होगा। सो 48 का 18% कम्स 8640। सो टोटल कितना हो जाएगा, इट बिकम्स 56,640 which exceeds 50,000। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ईवी बिल जनरेट करना पड़ेगा। इफ यस हु इज रिक्वायर्ड टू जनरेट ईवी बिल, सो हम वही पूरा बता देंगे कि अगर सप्लाई मूवमेंट करे तो सप्लाई करेगा, रेसिपेंट कर रहा है तो रेसिपेंट कर देगा, और अगर अनरजिस्टर्ड होता है तो उस केस में फिर रेसिपेंट को ही करना पड़ता है। फिर अदरवाइज अगर आप ट्रांसपोर्टर को ऑथराइज कर दोगे तो ट्रांसपोर्टर भी कर सकते हैं। तो वो पूरा जो हमने पढ़ा था वो पूरा एक्सप्लेन कर दोगे। फिर व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस फॉर नॉन इशुएंस ऑफ ईवी बिल, अगर आप नॉन इशुएंस कर देते हो ईवी बिल का, तो फिर क्या होता है, पीओ आपका उसके रिगार्डिंग जितना भी गुड्स बनते हैं उसके रिगार्डिंग वो क्या निकाल सकता है, टैक्स पेबल निकाल के आपसे टैक्स वसूल सकता है। सो वो वाला बता दोगे। सो ये आ गया, और ये जनरेशन की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आ गई। उसके बाद वही पूरा मैंने जो बताया आपको एक्सप्लेन करना है वही उन्होंने इतना बड़े में एक्सप्लेन कर रखा है। फिर अगर आप जनरेट नहीं करते हो तो उस केस में एक तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है, और कितना आपने टैक्स इवेड करने की कोशिश करी उतना आपका लग सकता है, पेनल्टी भी लग सकता है। तो 10,000 मिनिमम, और जितना टैक्स इवेड करने की कोशिश करी ये आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। हम सेक्शन वैसे 122 में पढ़ेंगे, बट अब इसको आप याद रख सकते हो। और साथ ही साथ क्या हो सकता है, आपके गुड्स को क्या किया जा सकता है, डिटेन और सीज भी किया जा सकता है। सो आपके गुड्स को डिटेंशन और सीजर भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Power Electricals Limited, a registered supplier of air conditioners, is required to send from Mumbai a consignment of parts of air conditioner to be replaced under warranty at various client locations in Gujarat. The value of consignment declared in delivery challan accompanying the goods is 70,000. It claims that since goods का जो मूवमेंट है तो गुजरात इज कॉज्ड ड्यू टू रीजंस अदर देन सप्लाई, ईवी बिल इज नॉट रिक्वायर्ड। तो हमने देखा था ईवी बिल अदर देन सप्लाई के लिए भी जनरेट करना पड़ता है। तो सप्लाई हो, अदर देन सप्लाई हो, या फिर इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, तीनों के केस में क्या करना पड़ता है, ईवी बिल जनरेट करना पड़ता है अगर कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 से ज्यादा होती है। सो वो पूरा प्रोविजन यहाँ पे बता दोगे सबसे पहले तो। और हमें बताना है टेक्निकल वेरासिटी ऑफ दिस स्टेटमेंट। सो दिस स्टेटमेंट इज टोटली इनकरेक्ट, आपको जनरेट करना पड़ेगा। सो अगर आप देखो कंक्लूजन कि कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड करिए तो यहाँ पे जनरेट करना ही करना पड़ेगा, देयर इज नो एक्सेप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटी कॉस्मेटिक्स क्या है, मल्टीपल होलसेल आउटलेट्स है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के मुंबई महाराष्ट्र में। इट रिसीव्स एन ऑर्डर फॉर कॉस्मेटिक्स वर्थ 1,20,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी लेवेबल एट द रेट 18% फ्रॉम पर्सन ओनर ऑफ रिटेल कॉस्मेटिक स्टोर इन दिल्ली। व्हाइल चेकिंग द स्टॉक इट इज फाउंड दैट ऑर्डर वर्थ 55,000 कैन बी फुलफिल्ड फ्रॉम द कंपनीज दादर Mumbai store and remaining from Malad Mumbai store. Both the stores are instructed to issue separate invoices. क्या separate invoice? Separate invoice is equals to separate e-bills. The goods are transported to Prasanna in Delhi in a single conveyance. भले ही single conveyance में हो, separate invoices is equals to separate e-way bills. और बाद में आप चाहो तो इसके रिगार्डिंग कंसोलिडेटेड ई-वे बिल ट्रांसपोर्टर जनरेट कर सकता है, बट सेपरेट ही जनरेट करने पड़ेंगे। सो अगर हम इसका आंसर देखें, सो
50,000 से एक सीट पे जनरेट होता है। ईच कंसाइनमेंट को हम क्या मानते हैं, सेपरेट कंसाइनमेंट मानते हैं फॉर ई-वे बिल जनरेशन। So multiple invoices cannot be clubbed to generate one e-way bill. However, after generating these e-way bills, one consolidated e-way bill may be generated. Our next question है, तो कब ई-वे बिल जनरेशन का रिक्वायरमेंट होता है वो आप पूरा एक्सप्लेन कर दोगे, और कब उसका एक्सेप्शन है साथ में वो भी एक्सप्लेन कर दोगे। तो ये तो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट हो जाएगा। उसके बाद Mr. Bhishma of Telangana started doing business and notified handicraft products as a casual taxable person. He got its first order of rupees 30,000 for Tamil Nadu, which he transports. He is not registered under GST since he has a threshold limit of 20 lakh rupees. So आप अनरजिस्टर्ड हो, उसके बाद भी अगर आप हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स का क्या करते हो, इंटर स्टेट मूवमेंट करते हो। ये तेलंगाना का है, कहाँ भेज रहा है, तमिलनाडु में। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ दी थ्रेशोल्ड ऑफ 50,000 आपको क्या करना पड़ेगा, जनरेट करना ही करना पड़ेगा। तो इट इज मैंडेटरी, यहाँ पे जनरेट होगा। फिर दूसरा केस है, स्क्वायर लिमिटेड आंध्र प्रदेश में रजिस्टर्ड है, सेंड करिए गुड्स किसको, जॉब वर्कर को, क्यूब एंड कंपनी इन कर्नाटका। सो आंध्र प्रदेश से कर्नाटका गुड्स जा रहे हैं, इंटरस्टेट हो गया, प्रिंसिपल से जॉब वर्कर को गुड्स जा रहे हैं। सो उस केस में भी क्या होगा, मैंडेटरी जनरेट करना ही पड़ेगा, चाहे 45,000 की कंसाइनमेंट वैल्यू हो। सो यहाँ पे भी जनरेट होगा। सो दोनों के केस में मैंडेटरी जनरेशन है। फिर है वेदर द ट्रांसपोर्टर्स who are not registered under GST are required to maintain any records under provisions of CGST, and also explain if any other unregistered persons who are required to maintain records under GST। तो ट्रांसपोर्टर्स को भी करना पड़ता है, साथ में जो वेयर हाउस और गोडाउन के ओनर्स ऑपरेटर्स है उनको भी मेंटेन करना रहता है। तो भले ही ये क्या ना हो, रजिस्टर्ड ना हो, उनके केस में क्या करना पड़ेगा, इनको एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ता है। तो एनरोलमेंट नंबर जीएसटी पोर्टल पे ले सकते हैं। फिर इनको क्या करना पड़ेगा, जितना भी गुड्स ट्रांसपोर्ट डिलीवर वगैरह कर रहे हैं उस सबकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करनी पड़ती है। और सेम ये वेयर हाउस वालों के साथ है। Mr. Shah, consignor, is required to move goods from Ahmedabad, Gujarat to Nadiad, Gujarat. He appoints Mehta Transporter for movement of goods. Mehta Transporter moves the goods from Ahmedabad to Kheda, Gujarat. For completing the movement of goods from Kheda, Gujarat to Nadiad, Gujarat, Mehta Transporter now hands over the goods to Parik Transporter. Explain the procedure regarding e-way bill to be followed by consignor and transporter as per the provisions of GST law and rules made thereunder. So बेसिकली वो क्या है, पहले गुड्स कहाँ से कहाँ तक गुड्स आने, अहमदाबाद से नादियाद आने हैं। सो उन्होंने सबसे पहले तो मेहता ट्रांसपोर्टर को क्या किया, अहमदाबाद से खेड़ा तक ये गुड्स लेकर आए। सो बीच में खेड़ा एक जगह, यहाँ तक गुड्स आए, और अब इन गुड्स को खेड़ा से कहाँ पहुंचाना है, नादियाद तक पहुंचाना है। सो एक सिंगल ई-वे बिल से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करोगे, सिर्फ ट्रांसपोर्टर की डिटेल क्या कर दोगे, अपडेट कर दोगे। पहले मेहता ट्रांसपोर्टर था, बाद में पारिक ट्रांसपोर्टर एज अ ट्रांसपोर्टर आप पार्ट बी में स्पेसिफाई कर दोगे। सो सिर्फ एक ई-वे बिल जनरेशन रिक्वायर्ड है। पार्ट ए तो शाह, मिस्टर शाह और जो भी रेसिपेंट है मेहता ट्रांसपोर्टर कोई भी फर्निश कर सकता है। और फिर पार्ट बी की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जिसमें हम पहले तो किसको बता रहे हैं, मेहता ट्रांसपोर्टर को। फिर जब खेड़ा आ जाएंगे गुड्स को, तो इन गुड्स में आप मेहता ट्रांसपोर्टर को पार्ट बी में अपडेट करके इस इन्फॉर्मेशन को इस सेम ई-वे बिल को यूज कर सकते हैं। तो कंसाइनर द रेसिपेंट हु हैज फर्निश्ड इन्फॉर्मेशन इन पार्ट ए और द ट्रांसपोर्टर में असाइन द ई-वे बिल नंबर टू अनदर रजिस्टर्ड और एनरोल्ड ट्रांसपोर्टर फॉर अपडेटिंग द इन्फॉर्मेशन इन पार्ट बी। Thus, on reaching Kheda, Mr. Shah, the recipient, or Mr. Mehta transporter can assign the said e-way bill to Parik transporter. However, upon updation of the details of the conveyance by Parik transporter in part B, Mr. Shah, recipient in the case में भी ये इसको दोबारा से किसी और ट्रांसपोर्टर को असाइन नहीं कर सकते। So, this is the submission पे हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं। So, let me know if these videos are useful for you. So, that's all for today. Radhe Krishna.